हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लेके आए हैं टॉपर सीरीज का पहला वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये चैप्टर बहुत ही मजेदार तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी के टॉपिक्स भी लेंगे, अदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको भी इंक्लूड करेंगे और बहुत ही कम टाइम में, मतलब एक घंटे, लगभग एक घंटे के टाइम में हम लोग सब जो इसको फिनिश करने वाले हैं, है ना। तो अभी हो रहे हैं 1:12 हो रहे हैं ना रात में, और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इसे हम लोग प्रोबेबली 2 बजे तक इसको खत्म कर देंगे, है ना। और आपको 1 घंटे की वीडियो आराम से मिल जाएगी। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा और आपको एक ही बार में याद भी हो जाएगा, क्योंकि याद होना जरूरी है। आपके एग्जाम बिल्कुल सर पे है और आपको याद होना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं मेरे बारे में। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के ही लाइन से, है ना। एनसीईआरटी क्या कहती है, अगर हम लोग बात करें केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे चैप्टर में, तो हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि एनसीईआरटी क्या कहती है। लिखा हुआ है यहाँ पे, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। अगर हम बात करें गर्मियों के टाइम पे, जब दूध को ऐसे ही रख देते हैं ना, कभी भूल जाते हैं रख के, मान लो रात में गर्म ऐसे ही रख दिया हमने और सुबह गर्मी की वजह से क्या हो जाता है, दूध फट जाता है। यानी वहां पे कह सकते हो कि वहां पे लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से कर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है ना, थोड़ा थोड़ा खट्टा सा हो जाता है दूध हमारा, है ना। तो वहां पे किस तरह का चेंज है ना, उसकी अगर हम बात करें तो वो केमिकल चेंज है एक तरह का। कैसा है, केमिकल चेंज, ठीक है बच्चा। यहाँ पे क्या है, केमिकल चेंज। ये सारे केमिकल चेंज है ना जो भी यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि एन आयरन तवा, पैन या नेल अगर हम लेफ्ट कर दे, एक्सपोज कर दे, है ना, किसी भी हमिड जो एटमॉस्फेयर में जहाँ पे मॉइस्चर हो थोड़ा सा, जहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल हो, तो कुछ इस तरह से रस्ट आ जाती है। आप देखोगे, है ना। यहाँ पे क्या है, एक पैन है जो बिल्कुल रस्ट फॉर्म में है, यहाँ पे रस्ट हो गया इसके ऊपर और उसमें ब्राउन ब्राउन सा सर्फेस इसका हो गया है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरा सर्फेस ही छेद हो जाता है, उसमें ना होल हो जाते हैं। तो ऐसे सीन आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें ग्रेप्स की, है ना, कि ग्रेप्स अगर हम लोग रख देते हैं ऐसे ही, या फिर उसको उसके जूस को निकाल के हम लोग रख देते हैं, तो फर्मेंटेशन हो जाता है, उसमें फर्मक्ड हो जाता है, उसमें अलग सी स्मेल आने लगती है, अल्कोहलिक या फिर एसिडिक स्मेल आने लगती है ना। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम खाना अगर बना रहे हैं घर में, मम्मी लोग छोले बना रही है, पूड़ी बना रही है, कुछ बना रहे हैं ना, फिर हम लोग अगर खाते हैं तो तब भी, और जब बन रहा होता है, कुक हो रहा होता है, तब भी, दोनों जगह पे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है ना। तो वही है यहाँ पे, अगर हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, हम लोग खाते हैं, हमारा खाना बढ़िया सा प्लेट है ना लगी होती है और हम उसको खा लेते हैं, मस्त मजा आ जाता है। तो वहां पे भी क्या है, केमिकल डाइजेशन, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है अंदर, है ना, तभी तो डाइजेशन हो रहा है कि बड़ा जो मॉलिक्यूल है वो छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेक हो रहा है ना। तो वहां पे भी क्या है, एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इस ग्लूकोज, अच्छा कोई भी फूड हो अगर हम बात करें, तो फूड जनरली क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट वगैरह के बने होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट जो है उसका जो सबसे मोनोमर मिलता है वो हमें ग्लूकोज मिल जाता है, ठीक है। और यही ग्लूकोज जो हमारी सेल्स होती हैं उसको यूटिलाइज करती हैं, ठीक है, रेस्पायरेशन करने के लिए, है ना। जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में जाती है और ग्लूकोज को और ज्यादा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देती है, जैसे कि CO2 और वाटर। और फिर हमें वहां पे हम कहते हैं कि क्या रेस्पिरेशन है, और वहां से हमें एटीपी मिलते हैं, यूज करते हैं हम उसे एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो रेस्पिरेशन भी क्या है, एक तरह का केमिकल प्रोसेस है। ये सारे ही सारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग केमिकल प्रोसेस है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही अब केमिकल प्रोसेस की अगर हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे ग्लूकोज वाली बात हमने की ही कि यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज करके क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है, ठीक है। ये एनसीईआरटी कहती है। अब थोड़ा एक आइडिया लग गया होगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर ये मेरा पेन है और इसको मैं यहां से ऐसे कट कर दूं, कट हो जाए, अलग हो जाए, नहीं काट नहीं रहा हूं, काट दूंगा तो लिखूंगा कैसे। अगर इसको अलग कर दे तो क्या होगा, क्या ये केमिकल प्रोसेस है या फिजिकल प्रोसेस है, आप बताइए। नहीं ना, आप नहीं बता पा रहे ना, मुझे पता है आपको नहीं पता है अच्छा पता ही होगा। तो यहाँ पे अगर इसको कट कर दे तो ये फिजिकल प्रोसेस हो जाएगा ना, क्योंकि अगर शेप साइज वगैरह चेंज होता है जनरली, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक फिजिकल चेंज कहते हैं, ना कि केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में एक नया प्रोडक्ट बनता है, न्यू प्रोडक्ट बनने वाला होता है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे हम अगली लाइन में, अगली स्लाइड पे देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है या फिर केमिकल चेंज होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है ना। अगर हम बात करें केमिकल चेंज की, तो देखो यहाँ पे क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कुछ सब्सटेंस मिलके, है ना, एक दो या एक से ज्यादा भी सब्सटेंस मिल सकते हैं, है ना, मतलब दो से ज्यादा भी सब्सटेंस मिल सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग दो लेके चल रहे हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, मिलके बनाते हैं, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो नया सब्सटेंस बना है ना, वो उसकी प्रॉपर्टी भी बिल्कुल अलग होती है, एक नई प्रॉपर्टी होती है, डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है उसकी, है ना। फॉर एग्जाम्पल की अगर हमने बात करी, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे तो मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम है Mg, है ना, आपने बहुत बार लिखा होगा इसको, है ना। और ऑक्सीजन से ये रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, अब ये इंडिविजुअली ऑक्सीजन है, गैस के फॉर्म में है, ये मैग्नीशियम है, सॉलिड के फॉर्म में होगा, है ना। एंड अगर हम बात करें, ये रिएक्ट करते हैं आपस में, तो क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। और ये भी सॉलिड के फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब हम इसे बर्न करेंगे या फिर जलाएंगे या हीट करेंगे, तो जनरली ये रिएक्शन करता है
ठीक है। और हो क्या रहा है यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये एक नया न्यू कंपाउंड बन रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है इसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करेंगी मैग्नीशियम ऑक्साइड से, या फिर ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी मैच नहीं करेंगी आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड से, है ना। तो कंप्लीट डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है, नया प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। अब ये ऐसा होता कैसे है, यहाँ पे भी बात की गई है कि जो हमारे कह सकते हो जो एटम्स है, जैसे मैग्नीशियम का एटम है या ऑक्सीजन का एटम है ना, ये नए बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ, जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो मिलके आपस में नए बॉन्ड बनाते हैं। जैसे आप क्या हुआ, आप एक स्कूल में पढ़ते थे, है ना, और वहां से आप निकल गए, आप दूसरे स्कूल में आपने एडमिशन ले लिया, तो पहले के जो दोस्त थे उनसे आपने थोड़ा बहुत दूरी बना ली, और जो वहां पे गए वहां पे आपने नए दोस्त बना लिए, नए कनेक्शन बना लिए कि नहीं बना लिए, तो वहां पे क्या हुआ, नए बॉन्ड बना लिए। सिमिलरली यहाँ पे भी न्यू बॉन्ड्स बनते हैं और पुराने जो बॉन्ड होते हैं वो एक तरह से ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये है एक तरह का केमिकल रिएक्शन, ठीक है। वन शॉट है तो थोड़ा तेजी से चलेंगे हम लोग। अब केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, कैसे हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन है ना, क्या हम जानते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो एनसीईआरटी में ही कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिसको हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन अगर होती है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन अगर होती है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, देखते हैं हम लोग, है ना। केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, ये हमने एक टेस्ट ट्यूब वाला डायग्राम लगा रखा है, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है क्या है, लेड नाइट्रेट है PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस, अच्छा ये एक्वस है, ये भी याद रखेंगे। एक्वस का मतलब आप जानते हो ना, सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा ये बेटा, है ना। और हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड है, क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है, ये भी क्या है, एक्वस के फॉर्म में है। दोनों ही आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा इनिशियली दोनों आप देखोगे तो ये कलरलेस मिलेगा आपको, है ना। अगर मैं यहाँ पे कलर की बात करूं तो यहाँ पे कैसा है, ये कलरलेस है, दोनों के दोनों ही, ठीक है, ये याद रखेंगे आप, है ना। तो दोनों के दोनों ही कलरलेस हैं। अब जब ये रिएक्ट करते हैं तो बनता है लेड आयोडाइड PbI2 प्लस हमारा बनेगा KNO3, तो यहां पे लिख देते हैं KNO3, ठीक है। ये हमारा कंपाउंड जो है वो बनता है, ठीक है। अगर हम बात करें इनकी फिजिकल स्टेट और कलर की, जैसे मैंने बताया कि ये इनिशियली कलर कैसे होते हैं, इनिशियली कलर जो होता है ये मतलब कलरलेस होते हैं, है ना, जनरली ये कलरलेस होते हैं। लेकिन जब PbI2 बन गया भैया, तो PbI2 का कलर कैसा होता है, येलो कलर में बनता है ये, ठीक है। अभी येलो की बात कर रहे हैं, कलर की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के ही एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। कलर की बात कर रहे हैं और ये बनता है एक सॉलिड के फॉर्म में, है ना, सॉलिड के फॉर्म में या PPT के फॉर्म में, हम कहते हैं प्रेसिपिटेट बन गया, PPT के फॉर्म में बनता है। कौन बनेगा, जो हमारा PbI2 है वो, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों चेंजेस हमें नजर आ रहे हैं। एक तो कलर चेंज हो गया, कलर चेंज कैसे हुआ, कलरलेस से बना एक कलर्ड कंपाउंड येलो वाला, ठीक है ना। और दूसरा हमें देखने को मिला यहाँ पे PPT बनने का प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिला, यानी PPT यानी सॉलिड फॉर्म में कंपाउंड बना। तो दोनों ही चेंजेस यहाँ पे हमें देखने को मिले, क्या, एक तो स्टेट चेंज हो रही है ना, यहाँ पे एक्वस से आप बात करें किस में जा रहा है, सॉलिड में जा रहा है, और कलरलेस से येलो मतलब कलर में जा रहा है। तो दोनों ही चेंजेस देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो केमिकल रिएक्शन में ये दो प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी जनरली, ठीक है ना। अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं हम लोग, वन शॉट का ध्यान रखते हुए, है ना, क्योंकि जल्दी जल्दी हमें सब कवर करना है। हम बात करते हैं गैस के इवोल्यूशन की बात करते हैं। एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है इसकी रिएक्शन, है ना, कि अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, कैसा है भाई, दिल वाला सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। दिल वाले सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम जिंक के ग्रेन्यूल डालते हैं यानी सॉलिड डालेंगे, और ये हमारा कैसा है, एक्वस है, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा इसका पिन पॉइंटर हम लोग छोटा कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है। चलो अब शायद सही दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे अब हम इसको, जब ये रिएक्ट करता है आपस में तो क्या बनाता है, जिंक सल्फेट ZnSO4, है ना, एक्वस बन गया ये, प्लस साथ में बनता है H2 गैस, यानी हाइड्रोजन गैस मिल रही है, हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व हो रही है, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो जाता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जनरली सभी में नहीं, हाँ ये भी याद रखेंगे, जब भी कोई का मतलब ये नहीं कि सभी में होगा, है ना। देयर आर सम रिएक्शन जिसमें आपको इवोल्यूशन ऑफ गैस देखने को मिलता है, मतलब गैसेस इवॉल्व होती हैं उस रिएक्शन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि जब भी हम दिल वाला H2SO4 लेते हैं और उसमें सॉलिड जिंक डालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, दिल वाला मतलब डाइल्यूट, याद रखेंगे ना, दिल वाले का मतलब ऐसा नहीं। तो तब भी हमें क्या देखने को मिला, जिंक सल्फेट मिलेगा, है ना, और एक्वस फॉर्म में। और यहाँ पे साथ में बाई प्रोडक्ट में हमें देखने को मिलेंगे क्या, हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगी, ठीक है ना। आई होप समझ में आएंगे। तो बबल के फॉर्म में यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जैसे यहाँ पे देखोगे जिंक ग्रेन्यूल डालने के बाद यहाँ पे आपको देखोगे तो मेंशन नहीं किया गया, लेकिन आप छोटे छोटे बबल्स आप देख सकते हो। एनसीईआरटी वाला डायग्राम जो देखोगे तो उसमें आपको थोड़े थोड़े बबल्स नजर आएंगे, ठीक है।
दूसरा जो हमारा अगला वाला पॉइंट है उसकी बात हम लोग करते हैं, चेंज इन टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे टेम्परेचर चेंज करने की बात की जा रही है। चेंज इन टेम्परेचर में यही एनसीईआरटी का डायग्राम लिया गया है। यहाँ पे अगर हम डालते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे आप क्विक लाइम भी कहते हो, क्या कहते हो, क्विक लाइम, ठीक है ना। इसको आप वाटर में अगर हम लोग डालते हैं, घर में पुताई उताई होती है ना, चूना लगाया जाता है, पुताई होती है ना, किसी को चूना मत लगाना, मतलब दीवार में चूना लगाने की बात हो रही है। पुताई अगर की जा रही है तो व्हाइट वाला जो हम लोग नहीं चूना लेके आते हैं उसको लगाने के लिए, तो वहां पे क्या होता है, वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, क्विक लाइम होता है आपका। जब उसे पानी में डालते हो तो एकदम पानी बॉयल होने लगता है एकदम बहुत तेजी से, है ना, बहुत सारे बबल निकलते हैं। तो वहां पे क्या होता है, बॉयल होने का मतलब हीट इवॉल्व होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो वहां पे बनता क्या है, हमारा बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आई होप कि आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हीट इवॉल्व होती है बहुत ज्यादा, है ना। क्या इवॉल्व होती है आप देख लीजिए, है ना, मगर मैं इधर साइड हो जा रहा हूँ। तो हीट इवॉल्व होती है, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है, अगर आप इसको टच करके देखोगे बीकर को, तो अब ऐसा नहीं कि बाल्टी भर डाल दिया आपने बहुत सारा तो आप जल भी सकते हो ना, ऐसे ऐसे छूना नहीं, थोड़े बहुत दाने आपने डाले कैल्शियम ऑक्साइड के, और फिर जब आप टच करोगे आसपास तो आपको हीट फील होगी, आप परसीव कर पाओगे उसको, ठीक है। तो वो हो जाता है आपका, है ना। यहाँ पे जो हमारा CaOH का होल्ड वाइज बना है, इसे हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम, ठीक है। तो ये हमारा स्लेक्ड लाइम है, क्लियर है आपका। चलिए, तो ये हमारे दोनों पॉइंट हो गए यहाँ पे। अब हम अगले वाले स्लाइड पे चलते हैं और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की बात करते हैं। देखो प्रेसिपिटेट तो पहले भी बन चुका था, वहां पे हमने बात करी थी, सॉलिड स्टेट बन गया था ना, वहां पे स्टेट के बेसिस पे हमने बताया था। यहाँ पे एक नया एग्जाम्पल आ गया है ना, ये एग्जाम्पल हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट में भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड हमने लिया है ना, और कैल्शियम क्लोराइड के साथ अगर हम सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है आपका, आप देखोगे तो कैल्शियम क्लोराइड, और ये क्या है बेटा आपका, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं ना, दोनों एक्वस सिचुएशन में है, यानी डिसॉल्व फॉर्म में है, दोनों के सोल्यूशन आपस में मिक्स किए जाते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। और यहाँ पे हमें हमारा नमक मिल जाता है सदाबहार, है ना, NaCl, यानी Na नहीं लिखना है हम लोग को, है ना, यहाँ लिख देते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या बना है, सॉलिड के फॉर्म में बना हुआ। भाई कौन बना है सॉलिड में, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सॉलिड बना हुआ है। तो ये भी एक तरह का क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, या फिर आप चेंज इन स्टेट की रिएक्शन बोल सकते हो ना। दोनों ही यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपको नजर आ रही है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अभी हम एक बार और प्रेसिपिटेशन को डिस्कस करेंगे दूसरी रिएक्शन के साथ, है ना। मैंने सोचा एक्स्ट्रा बता दूं थोड़ा आपको एग्जांपल, क्योंकि जितनी रिएक्शन थी एनसीईआरटी में सभी को किसी ना किसी तरीके से मुझे आपके सामने लाना था, है ना, क्योंकि रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की, है ना। इस स्लाइड में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि वर्ड इक्वेशन, यानी इक्वेशन जो होती है वो होती क्या है एक्चुअल में ना, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो एक्चुअल में हम किसी भी रिएक्शन को, किसी भी केमिकल चेंज को, हम उसे रिप्रेजेंट करने के तरीका एक ढूंढ लिया है हम लोगों ने ना, एक जबरदस्त तरीका ढूंढ लिया है। क्या ढूंढ लिया, चलो एक बार देखते हैं हम लोग। जैसे हमने अगर बात करी कि जैसे सोडियम है, सोडियम प्लस क्लोरीन, और ये रिएक्ट करके बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये मिलके आपस में क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। तो अब हमने एक तरीका ढूंढा वर्ड के फॉर्म में लिखने का तरीका, जो आप देख रहे हो रिप्रेजेंट करने का तरीका, जिसमें हम सोडियम को बता रहे हैं कि वो क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है सोडियम क्लोराइड। लेकिन क्या इसमें हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐड कर पा रहे हैं क्या, या फिर क्या हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, है ना। अभी तो इसको बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा है, मान लो अगर इसमें 4-5 कंपाउंड आ गए, मतलब 4-5 एलिमेंट आ गए, 4-5 कंपाउंड बने, तो क्या हुआ, बहुत बड़ी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी हमें। तो उससे बचने के लिए मोर एफिशिएंट तरीका क्या हो गया हमारे पास, सिंबल्स में रिप्रेजेंट करने का। सिंबल्स में कैसे, मतलब हमने क्या कहा, जो सोडियम है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, और बना रहा है, आप देखोगे NaCl। देखो कितनी छोटी सी रिएक्शन में, है ना, कितनी छोटी सी लाइन में मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। जैसे अभी हम लोगों ने बोला था मैग्नीशियम वाला, Mg वाला, Mg रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करते हुए चलते हैं, नहीं तो आप कहोगे सर बैलेंस नहीं कर रहे रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पे MgO बन रहा है, और यहाँ पे आप देखोगे तो 2Mg, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जब मिल रहा है तो आप देखोगे यहाँ पे कि मैंने इसमें सिंबल्स में लिखा है। क्या अगर हम इसे वर्ड्स में लिखते तो थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता,
थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लगता हमें लिखने में, है ना, ज्यादा जगह घेरनी पड़ती है ना, और ज्यादा इन्फॉर्मेशन हम कहाँ लिखते हैं, जैसे मैंने काउंटर नंबर लिखे हैं इनके, ये काउंटर नंबर हम नाम के आगे लगाते ऑड लगता है ना, लिख भी नहीं पाते, उतना बड़ा बड़ा नाम होता है तो मिक्स हो जाता है सब, इसलिए हम क्या करते हैं सिंबॉलिक इक्वेशन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही डिफिनेशन लिखी हुई है, अगर आप देखोगे कि जो केमिकल इक्वेशन होती हैं ये सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती हैं, सिंबॉलिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है ना, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सिंबल लिखे जाते हैं, एक्सप्रेस किए जाते हैं, ठीक है, उनके फॉर्मूले के फॉर्म में, उनके केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं अगले वाले स्लाइड में, हम लोग बात करते हैं कि रूल्स क्या होते हैं केमिकल इक्वेशन को लिखने के। रूल्स बहुत सिंपल से हैं, आप बहुत बार लिख चुके होंगे ना, कि हम बात करेंगे अगर कि जैसे हमारे पास यहाँ पे एक हमने ले रखा है कि अगर हम देखें किसी भी रिएक्शन में ए से बी कुछ बन रहा है, जैसे इस वाली रिएक्शन में आप देखोगे तो ए से बी कुछ बन रहा है ना, तो यहाँ पे क्या है, ए जो है हमारा, ए और बी ये वाले जो एलिमेंट्स होंगे, है ना, या जो भी सब्सटेंस इसमें होंगे, यूज हो रहे होंगे, उन्हें हम कह देंगे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हम बोलेंगे जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे है ना, इधर साइड पे है, और राइट हैंड साइड पे जो हमारे हैं, जो एरो के सामने है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, एरो के बैकवर्ड डायरेक्शन में कौन सा होगा, रिएक्टेंट, एरो के फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन सा होगा, प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट एक है, मान लो अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि मान लो कोई रिएक्शन होती ए से बी बन रहा है, इसको बस हीट करने पे, है ना, तो यहाँ पे ये वाला हमारा ए क्या है, ये रिएक्टेंट हो जाता है, और ये बी क्या है, ये प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, मान लो अगर यहीं पे ए और बी होते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ ऊपर हम लोग देख लेते हैं, ए और बी दो रिएक्टेंट होते तो इनको हम प्लस के फॉर्म में लिखते हैं, और फिर हम एरो लगा के डी बना देते, ठीक है, या कुछ भी बना देते, है ना। तो बात ये है कि आपको ये समझना है कि अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो उनके बीच में प्लस लगाएंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम एरो लगाएंगे, और प्रोडक्ट अगर एक से ज्यादा है तो उनके बीच में भी हम क्या लगाएंगे, जैसे अगली रिएक्शन अगर हम लिखें कि ए प्लस बी मिल के बना रहे हैं, यहाँ पे जो वही लिखा था वही लिख रहे हैं, सी प्लस डी, तो यहाँ पे प्रोडक्ट के बीच में भी हम प्लस लगा रहे हैं, और रिएक्टेंट के बीच में भी हम प्लस लगा रहे हैं, और बीच में एरो लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से रूल हैं जो आपको समझ रहे हैं, है ना। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम रिएक्शन को लिखें सिंबल के फॉर्म में, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम इक्वेशन को किसके लिखते हैं, रिएक्टेंट को लिखते हैं। ठीक है, किसे लिखेंगे, जो रिएक्टेंट क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस व्हिच आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, उन्हें हम रिएक्टेंट बोल रहे हैं। ठीक है, अब अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो उनके बीच में हम प्लस साइन लगाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट को हम हमेशा कहाँ लिखते हैं, राइट हैंड साइड में लिखते हैं, राइट हैंड साइड में लिखेंगे, और अगर एक से ज्यादा हमारे पास प्रोडक्ट है तो उसे हम प्लस के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बेसिक सा है, और उनके बीच में हम क्या लगाएंगे, एरो लगाएंगे। एक रिफ्रेश है, आप मतलब इसको याद कर लीजिएगा, आपको वैसे पता ही होगा। ठीक है, अगर हम बात करें राइटिंग, मतलब किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, तो केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, तो अभी हमने बात करी थी कि केमिकल इक्वेशन होती क्या वहीं पे, कि हम सिंबल्स का यूज करके और उनके फॉर्मूले को यूज करके हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं। ठीक है ना, हम लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट प्रोडक्ट को और राइट साइड में लिखते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैग्नीशियम वाला वही वाला सेम है कि मैग्नीशियम हम लिखते हैं, फिर हम लिखेंगे ऑक्सीजन, क्योंकि दोनों ही रिएक्टेंट है, प्लस लगाएंगे बीच में, और फिर हम लिख रहे हैं यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा वर्ड इक्वेशन है। ये कैसा इक्वेशन है, अगर आपसे पूछें तो ये क्या है, वर्ड इक्वेशन। ठीक है ना बच्चा, और ये वाला क्या है हमारा, सिंबॉलिक, तो लिखा ही है ना, सिंबॉलिक इक्वेशन है। तो ये दो तरह के हमारे इक्वेशन है, और ये कुछ बेसिक से रूल हैं जो आप समझिए कि आपके केमिकल इक्वेशन को लिखने में काम में आने वाले हैं। ठीक है, अगला कुछ एग्जांपल है यहाँ पे, आप केमिकल इक्वेशन के आप लिख के दिखाइए, फटाफट लिखते हैं, चलिए पॉज करके और लिखिए, है ना, फटाफट लिखिए, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैग्नीशियम था, हम लोग इसके आगे लिख देते हैं जहां पे जगह मिल रही है हमें, तो यहाँ पे Mg प्लस ऑक्सीजन लिखेंगे, और हम एरो लगा देंगे, एरो क्योंकि हम लगाते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ताकि हम बता सके कि चेंज कहाँ हो रहा है, फ्रॉम मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन चेंज हो रहे हैं किसमें, MgO में, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे लिखेंगे आप लोग, है ना। बैलेंस कर लेते हैं इसको, तो बैलेंस करेंगे 2 यहाँ पे लगा देंगे, और यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो ये बैलेंस हो गई। सिमिलरली हम यहाँ बात करते हैं जिंक और HCl की, तो जिंक हमने ले लिया है Zn प्लस HCl ले लिया है, आपको दिख रहा होगा, है ना, HCl ये चेंज हो रहे हैं किसमें, जिंक क्लोराइड में, यानी ZnCl2। ठीक है, प्लस अब बात करेंगे तो H2 गैस निकल रही है, क्या रिलीज हो रही है बेटा, H2 गैस जो है वो रिलीज हो रही है यहाँ पे, है ना। तीसरी रिएक्शन, थर्ड वन रिएक्शन जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है तीसरी रिएक्शन हमारी, अगर हम लोग देखें थर्ड रिएक्शन यहाँ पे देख लेते हैं, वरना आप कहोगे सर वहां पे तो दिखाई नहीं दे रहा है ना। थर्ड रिएक्शन है हमारी, आयरन है प्लस क्या है, कॉपर सल्फेट है, CuSO4। ठीक है, ये चेंज हो रहा है किसमें, आयरन सल्फेट में। अच्छा, मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, मुझे तो फॉर्मूला लिखना है, आयरन सल्फेट,
फिर से करते हैं ना, आयरन सल्फेट यानी FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। फोर्थ रिएक्शन की बात करते हैं। फोर्थ रिएक्शन हमारी है ये वाली, जिसमें हम बात कर रहे हैं सोडियम, क्या हो रहा है, सोडियम Na हाइड्रोक्साइड है ना, NaOH है, प्लस हमारे पास है HCl, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, HCl है, और यहाँ पे बन रहा है NaCl प्लस वाटर, ठीक है। सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, आपको पहले से पता होगा, ठीक है। आप तो एकदम टॉपर हो गए ना, तभी तो ये टॉपर सीरीज आपके लिए, बिल्कुल ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगले वाली रिएक्शन के लिए, फिफ्थ रिएक्शन के लिए, जिसमें बोला जा रहा है कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम, अरे कैल्शियम कार्बोनेट है ना, दिमाग काम नहीं कर रहा है ऐसा लग रहा है। कैल्शियम CaCO3 है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है HCl, और बन रहा है यहाँ पे CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 गैस, ठीक है। ये कुछ रिएक्शंस हैं जो इन्हें आप लिख सकते हो। देखो उनको भी मैंने ऐसे ही रूल से अप्लाई करके लिखा है ना। बैलेंस करने की बात आती है तो बैलेंस कर देते हैं, नहीं तो आप कहोगे सर ने तो बैलेंस ही नहीं किया है ना। बैलेंस कर देते हैं तो यहाँ पे ZnCl2 है, यहाँ पे 2 Cl थे तो यहाँ पे 2 Cl कर दिए, और यहाँ पे H2 गैस है, बाकी सब बैलेंस हो गया है। आप देखोगे तो यहाँ पे Fe और CuSO4 बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो NaCl और H2O, यहाँ पे भी सब कुछ बैलेंस है, आप देखोगे तो। और इस वाली रिएक्शन में आप देखोगे तो H2 है ना, यहाँ पे H2O बन रहा है। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम C2 लगा देंगे बेसिकली, तो हमें मिल जाएगा कि Ca एक है, एक हो गया, CO3 है ना, CO3 आप देखोगे यहाँ पे मिल गया आपको, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पे बैलेंस हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। आप भी ऐसे कुछ 2-4 प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे चल के लिखने में आसानी हो ना, एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो जाओ। बैलेंस रिएक्शन की बात करते हैं, बैलेंस इक्वेशन की बात करते हैं। अभी हमने इक्वेशन लिखी, अब हम बैलेंस, अभी इससे पहले हमने बैलेंस किया था ना। अब कुछ रूल्स है एक दो, बस आपको समझना है कि कैसे बैलेंस करते हैं। बेसिकली 10th क्लास में हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं, है ना। हिट एंड ट्रायल का मतलब हम लोग ट्राई करते हैं, नंबर्स को रख के प्लेस करते हैं काउंटर नंबर के फॉर्म में, और फिर हम उसे बैलेंस करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे, है ना। क्या होगा, मास जो है वो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। मतलब कोई भी ऐसी एक रिएक्शन हो जिसमें मास बराबर होगा, उस वहां पे हम कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है हमारा बराबर है, इक्वल है, यानी वो फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, है ना। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि ना ही मास को बनाया जा सकता है, ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, जस्ट लाइक एनर्जी। एनर्जी भी क्या है, मतलब मास क्या, एनर्जी का ही फॉर्म है ना। तो वहां पे भी बोला जा रहा है भाई, है ना। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो आयरन है, अगर आयरन की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे वाटर के साथ ये रिएक्ट कर रहा है और Fe3O4 बना रहा है और H2 बना रहा है, ठीक है। Fe3O4 H2 बना रहा है, यहाँ पे H2 मतलब गैस के फॉर्म में बन रही होगी यहाँ पे, अगर आप देखोगे, ठीक है बेटा, H2 गैस के फॉर्म में बन रही होगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे ध्यान से, तो रिएक्शन बैलेंस है क्या, क्या यहाँ पे आयरन के कितने एटम्स है, एक एटम है। यहाँ पे आयरन के कितने एटम है, 3 एटम है, ओहो बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन देखेंगे तो कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बैलेंस है। बट ऑक्सीजन देखोगे तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो बहुत ज्यादा नंबर चेंज है। तो कैसे बैलेंस करेंगे, है ना। बैलेंस कैसे करेंगे, फटाफट देख लेते हैं। Fe अगर यहाँ पे है, जितने Fe हैं 3 है ना, तो हम लोग 3 प्लेस कर देते हैं इसके काउंटर नंबर में। हम एटॉमिसिटी चेंज नहीं करेंगे। आपको पता है ना कि ये जो नंबर है ये इसकी एटॉमिसिटी बताता है, क्या बताता है, एटॉमिसिटी। हम एटॉमिसिटी चेंज नहीं करते हैं, वी प्लेस काउंटर नंबर्स इन फ्रंट ऑफ द सब्सटेंस या इन फ्रंट ऑफ द फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला के सामने हम काउंटर नंबर लगते हैं, ठीक है ना बेटा। चलो, तो इसलिए हमने इस नंबर को रखा है यहाँ पे 3 के फॉर्म में, ठीक है। फिर हम बात करेंगे H2O, थोड़ी सी जगह रख के देखते हैं ताकि आपको लिखने में यहाँ पे जगह मिल जाए। और हमारा बन रहा है Fe3O4, ठीक है, प्लस H2 गैस के फॉर्म, है ना। अब देखो कैसे रखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, हाइड्रोजन की बात नहीं करेंगे क्योंकि बराबर बराबर लग रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन देख लेते हैं, 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। अगर यहाँ पे हम 4 रख दें ऐसे करके, तो हमारे पास H2 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, 8 4 एंड 4, लेकिन हाइड्रोजन 4 इंटू 2 8 हो गए, तो यहाँ पे हम 4 लगा देंगे और ये रिएक्शन हमारी हो गई बैलेंस, ठीक है। अब देखो इस एग्जांपल से आप ये समझ सकते हो कि केवल मास बराबर करने का मतलब यहाँ नहीं है। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि नंबर ऑफ एटम इन लेफ्ट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन राइट साइड, है ना,
हमेशा राइट साइड में जितने नंबर होंगे उतने लेफ्ट में होंगे किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के, और जितने राइट में होंगे उतने लेफ्ट में राइट में बराबर बराबर होंगे। कहने का मतलब मेरा ये है, जब आपने एटम्स को बैलेंस कर लिया तो मतलब आपने मास को भी बैलेंस कर लिया, और वो रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, अगली रिएक्शन देखो। अगली रिएक्शन में क्या है बेटा, सोडियम है ना, सोडियम रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ। सोडियम वैसे पानी में मत डालना तुम लोग कभी, है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं ना, मतलब ला सर सर कहाँ मिलेगा, अच्छा मैं कहाँ मिलेगा, हम लोग डालते हैं तालाब में डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे, वहां देंगे। अरे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट प्रोड्यूस होती है यहाँ पे, है ना। तो आप लोग सोडियम को पानी डालने में ट्राई मत करना, ठीक है, खतरनाक हो सकता है। सोडियम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ जा रहा है भाई, देखते हैं। तो यहाँ पे हमें मिला है NaOH बन रहा है, ठीक है बेटा, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रही है, H2 गैस निकल रही है। अब देखो यहाँ पे हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने जहां तक एक्सपीरियंस किया है, ऑक्सीजन अगर किसी रिएक्शन में बैलेंस हो जाती है तो जनरली वो रिएक्शन बैलेंस हो जाती है एक दो एलिमेंट को छोड़ के, है ना। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन है एक, यहाँ पे ऑक्सीजन है एक। ओहो, ऑक्सीजन तो बैलेंस है ही, कुछ कर नहीं सकते इसका। चलो देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, 1 मतलब 2 एंड 3, हाइड्रोजन 3 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आप देखोगे तो कितने हैं, 2 हैं। अब 3 और 2 का मल्टीपल मतलब ऐसा कुछ जोड़ेंगे जो बराबर कर सके यहाँ पे, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर 2 कर दें सिंपल सा, और यहाँ पे भी 2 कर दें, तो हाइड्रोजन क्या हो गया 2 और 2 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, सोडियम 2 हो गया। तो ऑक्सीजन भी 2 है और सोडियम को 2 कर देते हैं, है ना। तो ये हमारी रिएक्शन भी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, तो ट्रायल करके ऐसे हीट एंड ट्रायल मेथड से आपको बैलेंस करना है। वैसे आप जब प्रैक्टिस करोगे ना 2 4 10 रिएक्शन की, तो आसानी से बहुत जल्दी जल्दी आप बैलेंस कर लोगे। ठीक है, तो ये है हमारी बैलेंस और अनबैलेंस रिएक्शन जो हम लोगों ने देखी कैसे करते हैं बैलेंसिंग रिएक्शन। ठीक है, कुछ रूल हैं, वही है कि पहले आप स्केलेटन रिएक्शन को लिख डालें, जो आपको बेसिक रिएक्शन दी जाती है वो लिख लें, एंड फिर हम काउंट करते हैं नंबर को दोनों तरफ, है ना। वो रूल आप लिखने का बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। आप क्या करते हो कि आप जब यहाँ पे बैलेंस करते हो ना, तो आप मतलब एग्जाम में तो आप वैसे ही करोगे, क्योंकि आपको एक्सप्रेस करना है ना, आपको लिखना है, लिखने का तरीका चाहिए आपको। ठीक है, तो एग्जाम में वैसे ही करना है जैसे हम लोग लिखते हैं ना, कि सभी एटम्स के नंबर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी एटम्स को लिख के उनके सामने उनका नंबर लिख देना है, और फिर मल्टीप्लाई करके बैलेंस करना है। ठीक है, वो तो हम लोगों ने सीखा ही क्लास में, है ना। मैं यहाँ पे वन शॉट में थोड़ा क्रिस्प बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो नहीं लिख रहा हूँ। हम बात करते हैं फिर हम उनके कोफिशिएंट को, यानी जो उनके काउंटर नंबर है उनको रखते हैं और बैलेंस करते हैं, और जिससे फिर हमारा जो रिएक्शन है वेरीफाई कर लेते हैं। मतलब वेरीफाई करने का मतलब ये है कि हम नंबर्स को बराबर देख लेते हैं कि है या नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल रूल्स हैं हमारे। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम यहाँ पे समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे हमारे पास H2 प्लस O2 है, कितना बेसिक सा एग्जाम्पल लिया है मैंने, और यहाँ पे बन रहा है H2O। अब हम देखेंगे अगर यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे H2 प्लस O2 दिया गया है, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है ना। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है, और ऑक्सीजन के कितने एटम है, तो 2 ही एटम है यहाँ पे। लेकिन जब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने एटम है, तो हमारे पास हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है, और ऑक्सीजन के कितने एटम है, हमारे पास 1 एटम है। अब यहाँ पे 1 एटम है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्यों नहीं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे तो बराबर है, हमें किसी चीज को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर हम किसी भी तरीके से ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा कि हमारा ये जो ऑक्सीजन का नंबर है ये 2 हो जाएगा टोटल, इधर के बराबर, है ना, हो जाएगा। अब देखो करके देखते हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि हम काउंटर नंबर के सामने 2 मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हम एटॉमिसिटी नहीं बढ़ा सकते, इसको नहीं बढ़ा सकते, है ना। यहाँ पे हम 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है ना बेटा, समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम 2 नहीं लिखने वाले हैं, सामने 2 लिखेंगे। तो जैसे ही हमने सामने 2 लिखा, तो हमारे पास हाइड्रोजन में भी 2 था, इससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू 2 हो गया, यानी 4 हो गया। तो यहाँ हाइड्रोजन में भी क्या हो गया, 2 इंटू 2, तो हाइड्रोजन के नंबर भी कितने हो गए, 4 हो गए, चेंज हो गए। ठीक है, तो फाइनल जो हमारा नंबर आया 4 आ गया हाइड्रोजन का। तो जब इधर 4 आ गया, तो हमें हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। तो जब हम हाइड्रोजन को यहाँ बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे भी हमें हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और हम लिखेंगे 4। ठीक है, अब ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस हो गई, है ना। अब यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करके नीचे एक फाइनल रिएक्शन लिख सकते हो। मैं यहाँ पे आपको ऊपर ही लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, तो आपके देखो आप 4 और ये सब बैलेंस हो गया, सब कुछ हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, 4 एटम्स हैं, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया 2 एटम्स। ठीक है, तो इस तरह से आप नंबर वाला लिख के बैलेंस कर सकते हो। कॉपी में आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है, एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे वाले हम लाइन को। हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, ये हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट 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 रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने स्टार्टिंग में सबसे पहले देखा कि जो केमिकल चेंज होते हैं वो क्या होते हैं, है ना। यहाँ पे हमने देखा कि जो केमिकल चेंज होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, ये वाला आजा आजा भाई आजा, आ गया। ठीक है, केमिकल चेंज होते हैं, वहां पे हम लोगों ने देखा
केमिकल चेंज अलग अलग एग्जाम्पल देखे जो हम हमारे आसपास देखते हैं ना, अपने घरों में देखते हैं। फिर इसके बाद हमने केमिकल रिएक्शन देखी, क्या होती है केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन कैसे की जाती है या फिर कैसे कैसे होती है। फिर हम केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज देख रहे थे कि केमिकल रिएक्शन अगर होती है तो क्या क्या हमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है ना। तो वहां पे हमने स्टेट चेंज देखा, कलर चेंज देखा, हम लोगों ने गैस एवोल्यूशन देखा, हम लोगों ने टेम्परेचर में चेंज देखा, एंड हम लोगों ने प्रेसिपिटेट भी देखा कि कैसे प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखने के बाद फिर हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन क्या होती है इसके बारे में बात करी कि जो रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का उसे ही हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन अक्सर क्या होता है कि हम सिंबॉलिक फॉर्म में ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि छोटा होता है, कंसाइज होता है, लिखने में आसानी होती है और ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं उसमें, हम उसकी स्टेट को बता सकते हैं, उसमें टेम्परेचर है या नहीं है, इवॉल्व हो रहा है या लग रहा है, कितने प्रेशर पे रिएक्शन हो रही है ना, सभी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के स्टेट्स क्या क्या हैं सब कुछ हम उसमें मेंशन कर सकते हैं, इसीलिए हम सिंबॉलिक फॉर्म ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने रूल्स देखे छोटे मोटे से, एंड फिर हम लोगों ने कैसे राइटिंग मतलब कैसे हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं ये देखा, और हमने कुछ जनरल से एग्जांपल देखे जो आपके एनसीईआरटी से ही थे, ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, फिर हमने बात करी बैलेंस इक्वेशन की, और फिर हमने बात करी आपके बैलेंसिंग कैसे की जाती है। अब यहाँ से हम लोग और जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन की या टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए फटाफट हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं, और लगभग हमें लग रहा है 30 मिनट तो हो गया हम लोग को क्लास करते हुए, आधे घंटा है ना, अगले आधे घंटे में आगे वाला पोर्शन खत्म करना है हम लोग को। चलिए देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख रहे हैं, नाम ही इसका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, कुछ कंबाइन हो रहा है ना, कंबाइन हो रहा है। तो कंबाइन होने का मतलब क्या है कि दो या दो से ज्यादा अगर चीजें हैं, सब्सटेंसेस हैं, रिएक्टेंट हैं, क्योंकि अब हम चीजें नहीं बोलेंगे, सब्सटेंस नहीं बोलेंगे, अब रिएक्टेंट बोल सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने रिएक्टेंट पढ़ लिया क्या होता है ना। तो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलके अगर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, जैसे आप और वो मिलके है ना, मतलब शादी वादी के बाद एक बेबी बनाओ तो क्या होगा, एक नया प्रोडक्ट बनेगा ना। वैसे ही है कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे थे, आप देखोगे तो क्विक लाइम जो है वो वाटर के साथ ऐड हो रहा है और क्या बना रहा है, स्लेग लाइम बना रहा है, ये भी एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। यहाँ पे दूसरी रिएक्शन आप देखोगे तो कार्बन है, इसको ऑक्सीडाइज किया जा रहा है, बर्न किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, तो यहाँ पे CO2 बन रहा है ना। दो आपके जो कह सकते हो कि एलिमेंट्स हैं आपस में रिएक्ट करके और बना रहे हैं CO2। यहाँ पे दो कंपाउंड्स हैं आपस में रिएक्ट करके बना रहे हैं एक सिंगल कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो दो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड है, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और आपका CO2 है, ये आपस में क्या कहते हैं रिएक्ट करके और बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। अब ये वाला एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा था। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कई बार ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन है ना कि जब हम लोग अपनी वॉल पे क्या करते हैं, क्विक लाइम लगा देते हैं, है ना, तो क्या होता है जब उसमें मतलब स्लेग लाइम लगा देते हैं यानी पानी में भिगो के हम चूने को लगा देते हैं, तो थोड़े दिनों बाद साइनी साइनी सा हो जाता है सरफेस, साइनी साइनी सा हो जाता है। तो वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा होता है ना वहां पे कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या होती है, इस स्लेग लाइम से यहाँ से रिएक्ट करने लगती है धीरे धीरे और रिएक्ट करके बना देती है कैल्शियम कार्बोनेट। एक मार्बल जैसा फिनिश आ जाता है, उसके ऊपर एक चिकना सा सरफेस, साइनी सरफेस बन जाता है। ठीक है, तो ये मार्बल का ही फॉर्मूला ऐसा होता है ना कैल्शियम कार्बोनेट का, मार्बल होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा साइनी नेचर आ जाता है और ठीक है, और वेपर बन जाता है यानी वाटर बन जाता है वहां पे। ठीक है, फिर अगला रिएक्शन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, वो जो हमारा हाइड्रोजन है और O2 है आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और वाटर बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पे में इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन से, मतलब एक डायग्राम दिया है इसी के एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो वहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया गया है क्या क्या है क्या, चलो देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक टंग है और टंग से पकड़ा गया है एक पीस ऑफ मेटल है, पीस ऑफ मेटल। ये पीस ऑफ मेटल क्या है बेटा, मैग्नीशियम है, Mg है, क्या है, इस Mg को बर्न किया जा रहा है, बर्न किया जा रहा है, क्या किया जाएगा, बर्न किया जा रहा है। और बर्न जब करते हैं तो हम लोग ऐसे साइन लगाते हैं, जलाते हैं, हीट करते हैं, किसकी प्रेजेंस में बर्न किया जा रहा है, एयर की प्रेजेंस में बर्न किया जा रहा है। और आपको पता है एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन जब इसके साथ रिएक्ट करेगी तो बनाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम बनाएगी, ये राख के फॉर्म में होती है, तो इसे हम एस कह सकते हैं, मैग्नीशियम एस कह सकते हैं ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड को एकदम व्हाइटिश व्हाइटिश आपको ऐसे एस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, आप एनसीईआरटी वाले डायग्राम में देखोगे जैसे व्हाइटिश पाउडर सा आपको सब्सटेंस देखने को मिलेगा। ये एक बर्नर है तो जो हीट को सप्लाई कर रहा है ना, फायर को सप्लाई कर रहा है,
और यहाँ पे हम लोगों ने मैग्नीशियम रिबन को बंद कर रखा है, मतलब बंद करा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि हम जो मैग्नीशियम है उसको बर्न करने से पहले क्लीन क्यों करते हैं? क्यों करते हैं भाई ऐसा? हम लोग क्लीन करना जरूरी क्यों है? ठीक है, तो होता क्या है कि जब मैग्नीशियम या ऐसे मेटल्स जैसे एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, है ना, ये मेटल्स जनरली ऑक्सीजन से स्लोली रिएक्ट करती हैं और रिएक्ट करने के बाद मेटल सरफेस पे, जैसे ये मेटल है आपकी, ये मेटल है और मेटल के सरफेस पे ही अपने ऑक्साइड की एक लेयर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? लेयर बना लेते हैं बच्चे, यानी इनके ऑक्साइड की एक लेयर यहाँ पे ऐसे आप देखोगे तो इसके सरफेस पे चारों तरफ बन जाती है, जिससे जब आप इसे नॉर्मली कंबशन कराने की कोशिश करोगे या फिर फर्दर रिएक्शन कराने की कोशिश करोगे तो ये यहाँ पे लिख देते हैं मेटल ऑक्साइड। क्या हो रहा है इसके साथ? जादू हो गया है तो इसके साथ, है ना। वापस से ट्राई करते हैं फिर से, ठीक है। तो ये क्या है? एक मेटल ऑक्साइड की लेयर है, ठीक है भाई। मेटल ऑक्साइड मतलब जैसे मैग्नीशियम है तो MgO की लेयर हो जाएगी, अगर एल्यूमिनियम है तो Al2O3 की लेयर हो जाएगी, है ना, ऐसे लेयर बन जाती है इसके ऊपर। अब ये करता क्या है कि एनवायरमेंट में जो चीजें हैं, गैसेस हैं, उनको उनसे प्रोटेक्ट करता है, पेनिट्रेट करने से, उनसे रिएक्शन करने से प्रोटेक्ट करता है, बचा लेता है। तो इसलिए हम पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं, रब करते हैं एंड देन फिर हम इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं इसको, है ना, जिससे आसानी से रिएक्शन हो पाए, कंबशन हो पाए, मतलब इसको जला पाए हम लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कई बार, आप देखोगे तो। अगला है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपने देखा हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हमारा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। बहुत प्यारे प्यारे से डायग्राम मैंने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, आपको मजा आने वाला है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब आप जानते हो ना, जैसे कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होगा? जस्ट अपोजिट, है ना। अपोजिट का क्या मतलब कि एक कोई कंपाउंड जो है, क्या, एक कंपाउंड, सिंगल कंपाउंड जो है वो ब्रेक होगा दो या दो से ज्यादा, टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था ग्लूकोज का, कि ग्लूकोज हमारी सेल्स में जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और छोटे 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 टुकड़ों में टूट जाता है ना। खैर वहां पे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है। हाँ, हालांकि वो भी एक डिकम्पोजिशन है ना, ब्रेकडाउन ही है, लेकिन वहां यहाँ पे हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि जो है यहाँ पे डिकम्पोजिशन एक सिंगल प्रोडक्ट का हो, बिना किसी दूसरे केमिकल या दूसरे एजेंट के इन्वॉल्व होने से, है ना, कि कोई दूसरा सब्सटेंस इन्वॉल्व ना हो उसमें। तो हमारे पास बेसिक से तीन तरीके हैं जिससे हम कर सकते हैं। एक क्या है? एक हमारा है हीट यानी फायर, दूसरा हमारा है सनलाइट, तीसरा हमारा है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फायर वाला जो मतलब जो हीट है, इसके हेल्प से अगर हम डिकम्पोजिशन कहते हैं तो इसे हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। क्या बोलेंगे बेटा? थर्मल डिकम्पोजिशन, है ना। किसी और कलर से ले लेते हैं हम लोग, ये वाला सही लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? क्योंकि सनलाइट का यूज किया जा रहा है तो हम लोग बोलते हैं फोटोलिसिस या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, है ना। तो ये तीन तीन अलग अलग तरह के मेथड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। हीट से जनरली हम लोग देखेंगे तो डिकम्पोजिशन क्या हो रहा है कि एक सिंगल प्रोडक्ट है हमारे पास, अगर आप देखोगे तो ये क्या है? एक सिंगल प्रोडक्ट है ना। इस सिंगल प्रोडक्ट से क्या बन रहा है? अगर इसे हीट कर रहे हैं हम लोग तो सिंगल प्रोडक्ट से FeSO4 से हमारा आयरन ऑक्साइड बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। अच्छा, इस रिएक्शन का इन्वॉल्व करने का भी रीजन है, ये जितनी भी रिएक्शन है उनके इन्वॉल्व करने के रीजन है कि कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आया है और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। तो ये रिएक्शन आप बिल्कुल याद रखिएगा, आपको 5 स्टार लगा के रख लेनी है ना इस पे। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऐसी रिएक्शन से इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या है? डिकम्पोजिशन हो रहा है, यानी सल्फर सॉरी जो आयरन सल्फेट है वो ब्रेक डाउन होता है, तो किस में ब्रेक डाउन होगा? आपके आयरन ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में, ठीक है। ये मेन कंपोनेंट आपको याद ही रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं, एक और रिएक्शन यहाँ पे लिख रखी है थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, जो अभी अभी हमने बनाया था, ठीक है। अगर ये डिकम्पोज हो रहा है तो क्या बन रहा है? वापस से हमारा प्रोडक्ट अलग अलग, मतलब जो रिएक्टेंट थे वो अलग अलग हो जा रहे हैं। कौन कौन? जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड था यानी जो हमारा क्विकलाइम था वो अलग हो जा रहा है, और हमारा कार्बोनेट जो है यानी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो अलग हो जा रहा है, ठीक है ना।
तो ये है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। सनलाइट से डिकम्पोजिशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि AgBr यानी जो हमारा सिल्वर ब्रोमाइड है वो टूट रहा है सिल्वर और आपके ब्रोमीन से, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे AgCl है और ये टूट रहा है इसमें Ag+Cl में टूट रहा है, Cl2 में टूट रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम बात करें तो जो हमारा AgCl होता है ये स्टार्टिंग में अगर हम बात करेंगे तो व्हाइट कलर का होता है, क्रिस्टलाइन व्हाइट होता है ना। लेकिन जब हम इसको सनलाइट में रख देते हैं, एक्सपोजर मिलता है इसको सनलाइट का, तो जब ये टूटता है तो ग्रे कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? ग्रे इन कलर। तो ये याद रखेंगे आप, ग्रे कलर का हो जाता है। सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग तीसरा पार्ट हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा कि वाटर जो है वो टूट रहा है, देखो आपके हाइड्रोजन यहाँ पे टूट रहा है ना, और ऑक्सीजन में टूट रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस से, ठीक है। इसका एक एग्जांपल एनसीईआरटी वाला डायग्राम आगे है, आप देखोगे तो। फिर यहाँ पे Al2O3 है, ठीक है, वो टूट रहा है किसमें? Al और O2 में, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है यहाँ पे। तो ये तीन अलग अलग तरह के डिकम्पोजिशन है। अब बात करते हैं एनसीईआरटी के जो डायग्राम्स दिए गए हैं उसमें। यहाँ पे एनसीईआरटी का डायग्राम क्या कह रहा है, देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पे फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए गए हैं, फटाफट देख लो, है ना। फेरस सल्फेट अभी देखा था हम लोगों ने। फेरस सल्फेट को अगर हम बॉइलिंग ट्यूब में रखते हैं और उसे हीट करते हैं तो हमें एक बहुत ही, आपको देखते हो जो गैस यहाँ पे निकलने को मिलेगी, जो बहुत आपके नाक में लगने वाली है ना, अजीब सी गैस होती है, ठीक है। गैस अजीब सी क्यों होगी? सल्फर के बर्न होने की जो आपको महक आने लगेगी ना, जैसे पटाखे जब जलते हैं तो आपको एकदम अजीब सी महक आती है ना, वहां पे सल्फर क्योंकि बर्न होता है, फास्फोरस सल्फर पटाखों में होता है ना, पटाखे मतलब फायर क्रैकर, ठीक है, वैसी स्मेल यहाँ पे आने वाली है। तो ये फेरस सल्फेट वाला आपका था एग्जाम्पल। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा लेड नाइट्रेट, ठीक है, बॉइलिंग ट्यूब में रखा गया है लेड नाइट्रेट, और जैसे ही लेड नाइट्रेट यहाँ पे जब इसमें रखोगे तो आपको जो है NO2 यहाँ पे गैस देखने को मिलेगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन था, हीट के थ्रू डिकम्पोजिशन था। यहाँ पे हम सनलाइट की डिकम्पोजिशन की बात करते हैं कि चाइनाडिस में हमने लग दिया AgBr, है ना, या AgCl रख दिया। यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड रखा गया है, AgCl रखा गया है, जो भी हम लोग रिएक्शन देखी तो व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जब ये डिकम्पोज हो जाता है तो ग्रे कलर का हो जाता है, ठीक है। ये सब भी हम लोगों ने देखा। अभी हम लोगों ने फिर बात करी थी वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस की, कि वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस होती है, यानी वाटर डिकम्पोज होता है तो क्या बनाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वही है। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है उसकी बात मैं करता हूँ, कि यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो पूछा जाता है कि कभी कभार कि अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस जब कराते हैं वाटर की तो किसका अमाउंट ज्यादा होता है, मतलब कौन सी गैस ज्यादा इवॉल्व होती है। क्योंकि जब आप लिखते हो H2O तो ये तो लिक्विड के फॉर्म में है, लेकिन जब आपकी रिएक्शन होती है तो H2 गैस और प्लस O2 गैस निकलती है, am I right? ठीक है, सही है। अब इस रिएक्शन को ध्यान से अगर बैलेंस करने की कोशिश करो तो यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा, तब जाके हम यहाँ पे हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर पाएंगे। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, वाइल 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है ना। कितने एटम है ऑक्सीजन के? 2 एटम ऑक्सीजन के हैं। तो ज्यादा अमाउंट में कौन निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है ज्यादा अमाउंट में, ठीक है ना, क्लियर है। और कहाँ पे निकल रहा है? कभी कभी ये पूछा जाता है कि कैथोड पे कौन निकल रहा है, एनोड पे कौन निकल रहा है। भाई कैथोड पे कौन निकल रहा है और एनोड पे कौन निकल रहा है? सिंपल सा है, ठीक है। जनरली अगर हम देखेंगे तो कैथोड जो हमारा होता है कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज होता है, और एनोड कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज एनोड, कैथोड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है उसकी तरफ कौन आएगा? निगेटिव वाला अट्रैक्ट होकर आएगा, है ना। तो निगेटिव वाला कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन कहां से निकलेगा? एनोड से निकलेगा, ठीक है। हाइड्रोजन कैसा होता है? पॉजिटिव प्लस आयन के फॉर्म में बनाता है अक्सर। तो आपको कहां मिलेगा? प्लस आयन किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? जहां पे, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्लस है, इलेक्ट्रॉन दे दिया उसने किसी को, तो वहां पे जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यानी निगेटिव, यानी कैथोड की तरफ आएगा और वहां पे रिएक्ट करेगा, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा और गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे तो ये आपको याद रखना है क्या क्या, कि कैथोड पे कौन निकल रहा है, एनोड पे कौन निकल रहा है, और कितना अमाउंट निकल रहा है, कौन किसका ज्यादा अमाउंट निकल रहा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है फिलहाल। आगे आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, हम लोग बात करते हैं, हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग देखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है ये समझते हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जैसे अगर आप बात करो, है ना, कि आपके पास कोई मतलब आपके घर में आप बैठे हो, आपने बढ़िया चेयर में मस्त बैठे हो, है ना, और बगल से घर से ताऊ जी निकल के आ गए आपके, है ना, ताऊ जी निकल के आ गए और मम्मी भी वहीं खड़ी है, मम्मी तुमको देख रही है घूर के, ताऊ जी आगे उठ नहीं पा रहे हो तुम, हाँ उठो बैठने दो आपको। तो फिर क्या होगा? आप वहां पे उठोगे और ताऊ जी क्या होंगे? बैठेंगे, क्योंकि ताऊ जी आपसे बहुत सीनियर है ना, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, तो आप उठोगे और ताऊ जी बैठ जाएंगे, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ताऊ जी बहुत सीनियर थे और आपको हटा दिया, आप तो उनके सामने कुछ भी नहीं हो, चलो हटो। तो ऐसा होता जाता है ना, हो जाता है घर में अक्सर, कई बार होता है मेहमान आते हैं तो बच्चों को हटो बेटा हटो, बैठने दो, बैठने दो, बड़ों को बैठने दो, है ना। तो ये सीन हो जाता है ऐसे करके, है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ठीक है।
कि अगर हम बात करें कि एलिमेंट्स के बीच में, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो मोर रिएक्टिव होते हैं, जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है ना, किसी के साथ वो बहुत जल्दी से बॉन्ड बना लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो स्लो रिएक्टिव होते हैं या धीरे धीरे बॉन्ड बनाते हैं, या फिर बॉन्ड नहीं भी बना पाते, जैसे हम इनर्ट गैसेस की बात करते हैं ना। यहाँ पे हम जनरली मेटल की बात कर रहे हैं। जैसे हमारे पास आयरन की एक यहाँ पे है रिएक्शन, आप देखोगे तो आयरन है और कॉपर सल्फेट है ना। कॉपर सल्फेट वाली रिएक्शन आप देखोगे तो अभी हम लोग एनसीईआरटी वाला डायग्राम भी देखने वाले इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में है, और कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन में जब हमने सॉलिड आयरन ऐड किया है तो क्या हुआ है, यहाँ पे आयरन सल्फेट बन गया है। मतलब क्या है इसका, यानी ताऊ जी जब आ गए तो बच्चे को यहां से हटना पड़ा। सीनियर यानी रिएक्टिव ताकतवर कोई इंसान आ गया तो उसको हटना पड़ा, है ना। तो वो सीन यहाँ पे हो गया कि आयरन यहाँ पे आने की वजह से कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। क्यों, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर है। यहाँ पे रिएक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, ऐसा ही। अब रिएक्टिविटी क्या मतलब कैसे याद करेंगे ये लोग, हम लोग आगे चल के देखते हैं। एक ट्रिक भी मैंने बनाई है, जस्ट अभी अभी बनाई थी, लिख के, है ना, मजेदार सी। तो आप वैसे आपने बहुत सारी ट्रिक से याद कर रखे होंगे रिएक्टिविटी सीरीज, लेकिन फिर भी हम लोग एक ट्रिक डिस्कस करेंगे इसमें। अगर आपको अच्छी लगे तो याद करिएगा। दूसरी रिएक्शन यहाँ पे है Zn कॉपर। देखो यहाँ पे है ना, कॉपर आ गया, Zn आ गया वापस से। तो Zn सॉलिड अगर हमने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला तो हमें जिंक सल्फेट मिल रहा है, यानी जिंक भी रिएक्टिव है ज्यादा किससे, कॉपर से। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जिंक ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं लेड एंड कॉपर क्लोराइड। देखो कॉपर की इज्जत ही नहीं है कहीं पे ना, हर कोई इसको भगा दे रहा है। चल हट जा भाई, हट जा तू, हट जा। ठीक है, लेड भी इसको क्या कर रहा है, भगा दे रहा है। यहाँ पे Cl2 और PbCl2 बना ले रहा है ना, लेड क्लोराइड बना ले रहा है, और Cu जो है सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको देखने को मिल रही है। बस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको एक चीज याद रखनी है कि मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को हटाएगा, और कहां से हटाएगा, फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, है ना, उस सॉल्ट के सॉल्यूशन से। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन से या सॉल्ट सॉल्यूशन से। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी कॉर्नर देखते हैं हम लोग। तो एनसीईआरटी कॉर्नर में हम लोग वही जो हमने कहा कि एग्जांपल एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी के डायग्राम में एक्टिविटी में दिया गया था कि आयरन नेल है, उसको डिप करके रखा गया है किसमें, फेरस सॉरी आयरन कॉपर सल्फेट में रखा गया। ठीक है, कॉपर सल्फेट में रखा गया है। अच्छा, इनिशियली कॉपर सल्फेट का अगर हम लोग कलर देखते हैं तो कैसा दिखता है, हमें ब्लू दिख रहा है ना। इनिशियली तो ब्लू दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे जब हम इसे छोड़ देते हैं इसके अंदर, तो जो हमारा ब्लू कलर है वो चेंज हो जाता है ग्रीनिश कलर में। ठीक है, यहाँ पे आप कैसा कलर देख रहे हो, ग्रीनिश कलर या ग्रीन कलर, हल्का लाइट ग्रीन कलर आ जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ भाई, ब्लू से ग्रीन कैसे बन गया भाई। तो अभी अभी हमने देखा रिएक्शन में, क्या देखा कि जब हमने आयरन को ऐड किया, किससे, आयरन को ऐड किया कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन में, है ना, कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन में, तो क्या बना, FeSO4 बन रहा था, प्लस कॉपर डिपॉजिट हो रहा है भैया, है ना। तो क्या हो रहा है, FeSO4 जो बना है ये है ग्रीन कलर का, है ना, ये बना है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, है ना, ग्रीन कलर का। तो यहाँ पे आप साइड बाय साइड देख सकते हो, ब्लू कलर है जिसमें अभी आयरन सल्फेट नहीं बना है, जबकि यहाँ पे बात करेंगे तो आयरन सल्फेट बन गया है, इस वजह से ग्रीनिश हो गया है। नेल में क्या चेंज आया, इनिशियली आयरन नेल ऐसा था, बाद में आयरन नेल ऐसा ब्राउनिश हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि कॉपर का कलर ब्राउनिश हो जाता है ना। कॉपर का नेचुरल कलर कैसा हो जाता है, ब्राउनिश हो जाता है जब डिपॉजिट होता है ओवर द नेल। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है ना, ये डायग्राम, ये एक्सप्लेनेशन और ये रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं फटाफट हम लोग। तो रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे आ गई है ना, एक डायग्राम मैंने रिएक्टिविटी सीरीज का लिख दिया, हालांकि इसमें सारी चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है ना। जो मैं लिख रहा हूँ उसको याद करिए, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना ज्यादा लंबी लिस्ट नहीं दी गई है ना, मतलब कुछ इसमें दो चार एलिमेंट हटा दिए गए। ठीक है, जैसे मैं क्या क्या हटा रहा हूँ तो वो भी आप हटा दीजिएगा उस, क्योंकि आपके पास अभी इस एलिमेंट को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्योंकि हम मेटल की सीरीज बात करें तो सिर्फ मेटल रखेंगे, है ना। बेरियम भी आप में अभी नहीं है, बाकी सारी चीजें तो लगभग हैं, है ना, उसको याद कर लेते हैं। तो इसको ऐसे याद करते हैं कि जैसे मैं गाँव गया, है ना, तो मेरा एक दोस्त है जो मुझे काका कहता है। क्या कहता है, काका कहता है। उसने कहा काका, पता है सोडियम कहाँ पार्टी कर रहा है, क्या कर रहा है। मैंने कहा है सोडियम पार्टी कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ कैसे कर रहा है, चलो हम लोग भी करते हैं। तो कहता है नहीं काका, लेकिन सोडियम क्या करता है, सोडियम क्या करता है, लेकिन, ठीक है, काका
सोडियम मैंगो आलू जेप्टो से लेकर, है ना, जेप्टो से लेकर फैंसी फैंसी पार्टी और करता है विद चाप, CHAAP। आई होप कि आपको थोड़ी थोड़ी चीजें विजुअलाइज हो गई होंगी क्या मैं लिखने वाला हूं। तो मेरे भांजे ने कहा, मतलब मेरे दोस्त ने कहा कि काका लेकिन सोडियम तो जेप्टो से मैंगो आलू लेकर फैंसी पार्टी करता है विद चाप, है ना, ऐसे कैसे कर रहा है, हम लोग को बुलाता ही नहीं है। तो हमने यहाँ पे समझा, एल से लिथियम, के से पोटेशियम, ठीक है। अब यहाँ पे काका जो है, ठीक है, काका में सी ए आ रहा है तो ये सी ए हो गया। अच्छा ये जो लिख रहा हूं मैं सीक्वेंस, ये सीक्वेंस में ही है बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लिखो है नंबर, पहले ये फिर ये फिर ये। सोडियम तो आप देख ही रहे हो, सोडियम सोडियम ही है। एम मैंगो से हो जाता है मैग्नीशियम, आलू से हो जाता है एल, जेप्टो से हो जाता है Zn, फैंसी में हमें 3 मिलते हैं, एक हमें मिला Fe, एक मिला N से हमें निकल मिल गया, ठीक है, और S से हमें मिला टिन यानी Sn, ठीक है। पार्टी है Pb, है हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे चाप में हमें C है Cu और H है Hg, A है Ag और दूसरा A है Au और लास्ट में है Pt। कितना सिंपल सा था ना। कुछ बातें आपको बस याद रखनी है कि सोडियम किसके साथ पार्टी करता है, कैसे करता है पार्टी, लेकिन काका सोडियम मैंगो आलू जेप्टो से मंगाकर फैंसी पार्टी करता है विद चाप, ठीक है। ये आप ऐसे याद रखेंगे, हालांकि मतलब आपको जैसे भी याद हो जा रहा है आप सीक्वेंस में सीधे सीधे याद कर ले रहे हैं, याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। इतने एलिमेंट्स तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज के याद होने चाहिए, है ना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यही इतनी छोटी सी रिएक्टिविटी सीरीज नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसमें, लेकिन आपको केवल इंपॉर्टेंट वाले याद रखने हैं, है ना, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ से कुछ काट दिए, कुछ हटा दिए, ठीक है। अब इसे याद कैसे करेंगे, ये सीक्वेंस है क्या, इसके बारे में अगर हम बात करें तो जब हम सबसे टॉप पे देखते हैं तो हमें मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट मिलते हैं। ये जो टॉप वाले हैं ये हमारे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, मिड में हमारे इंटरमीडिएट रिएक्टिव है और लास्ट में हमारे लीस्ट रिएक्टिव है। यानी ये ऑर्डर कैसे लिखा गया है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर हम बात करेंगे तो रिएक्टिविटी कम हो रही है ना, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। इट इज द रिएक्टिविटी सीरीज, आपको याद होगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे अगले बार अगले पॉइंट में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। यहाँ पे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। अच्छा डबल डिस्प्लेसमेंट में है क्या कि यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है बट म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है। ऐसा हो रहा है, म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है। जैसे हम लोग कभी क्लास में आप लोग बैठते हो ना, तो किसी के पास बहुत अच्छा पेन है ना, और किसी दोस्त को तुम्हारी कोई पेंसिल पसंद आ गई, तो उसने कहा भाई तू मेरा पेन ले ले, मैं तेरी पेंसिल ले लूंगा, है ना, अच्छे से थोड़ा सा दे मुझे दे दे, मैं चला लूं, मैं देख लूं मैं कैसा लगता है कैसा लिखता है ना। तो ये क्या है, म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ ना। तो वैसे यहाँ पे कि जब दो सोल्यूशन को आपस में मिक्स किया गया तो दोनों सोल्यूशन के आयंस आपस में म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाते हैं ड्यू टू देयर रिएक्टिविटी, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा है केमिकल रिएक्शन इन विच आयन गेट एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट्स के बीच में आयन एक्सचेंज हो जाते हैं और न्यू कंपाउंड बनाते हैं। इसे ही हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा, है ना। जैसे एग्जांपल है FeCl3, यहाँ पे आयरन क्लोराइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे NaCl एक्वस बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, Fe जो है वो क्या हो जा रहा है, एक तरह से डिस्प्लेस हो जा रहा है फ्रॉम इट्स एक्वा सॉल्यूशन ऑफ Cl, है ना, Cl के साथ जो उसके साथ एक्वा सॉल्यूशन बनाया था FeCl3 का, वो डिस्प्लेस हो जा रहा है उससे। कौन आ जा रहा है उसमें, Na आ जा रहा है, ठीक है, Na ज्यादा रिएक्टिव है। फिर जो जो यहाँ पे OH था फ्री फॉर्म में, उससे रिएक्ट कर गया कौन, आयरन, तो ये FeO मतलब आयरन हाइड्रोक्साइड बन गया आपका, है ना, FeOH का होल थ्राइस, ये आपका सॉलिड फॉर्म में बन गया, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ पे भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, दोनों ही जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है एंड हमें यहाँ पे NaCl वापस से मिल जा रहा है, ठीक है। सदाबहार NaCl है ना, नमक हर जगह मिलेगा, हमको नमक लगा के खाने मजा ही आता है, तो वही सीन है यहाँ पे, NaCl बार बार मिल जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो सोडियम जो है वो कार्बोनेट के साथ था, अभी यहाँ पे सोडियम किसके साथ है, क्लोरीन के साथ है, तो यहाँ पे इससे डिस्प्लेसमेंट हो गया है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल किसके हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट के। क्या होगा, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू रिएक्टेंट्स, है ना, ड्यू टू देयर रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी की वजह से ऐसा हो रहा है, तो इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे उसी का एक एग्जांपल दिया गया है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे हमें मिलेगा हमारे पास सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 हमारे पास एक रिएक्टेंट है और इसको ऐड किया जा रहा है बेरियम क्लोराइड में, है ना, BaCl2 में ऐड किया जा रहा है बेटा, दोनों ही एक्वस है ना, सोल्यूशन है तो एक्वस लिख सकते हैं हम लोग। इसको ऐड किया जा रहा है तो क्या बन रहा है हमारे पास, NaCl बन रहा है, सदाबहार कंपाउंड बन रहा है एक्वस, NaCl बन रहा है और प्लस में बन रहा है BaSO4, ठीक है। तो BaSO4 हमें बना और वो भी सॉलिड फॉर्म में बनेगा, कैसा बनेगा, सॉलिड फॉर्म में बनेगा, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनेगा, PPT के फॉर्म में,
ठीक है, तो यहाँ पे BSO4 बन गया। ठीक है, यही यहाँ पे देखोगे तो ये व्हाइट क्रिस्टल के फॉर्म में व्हाइट 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 आपको दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो ये भी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट है एनसीईआरटी के मतलब आपके देख सकते हो यहाँ पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे है। अब हम बात करेंगे अगला यहाँ पे ऑक्सीडेशन, हम लोगों ने पढ़ लिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक नया टाइप का रिएक्शन है, इसको डिस्कस करते हैं। ऑक्सीडेशन में हम लोगों ने कई बार पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, इट इज अ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन जब ऐड होते हैं तो उसे हम कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को कहते हैं ऑक्सीडेशन। या साथ में अगर कहीं पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, H2 निकल रहा है, तो वहां पे भी हम कहेंगे क्या है, ऑक्सीडेशन है। ये सिंपल सी डिफिनेशन आपने बहुत बार पढ़ी होगी। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिफिनेशन अगर आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है कि इलेक्ट्रॉन जब लूज होते हैं तब भी आपको क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना। ये आपके पॉइंट में तो नहीं था, मतलब आपके बुक में तो नहीं है, लेकिन एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिया ताकि आप अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा डीपली, अगर रेफरेंस बुक से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, या मुझसे पढ़ा होगा तो बेहतर ही समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे पॉइंट बताए ऑक्सीडेशन के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे है ना, यानी पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ रहा है किसी भी एलिमेंट पे या किसी भी मेटल में तो उसे हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिंपल सही समझें। ठीक है, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे लिया गया है कॉपर पाउडर। भैया स्टार्टिंग में क्या लिया गया है, कॉपर पाउडर लिया गया है, तो कॉपर पाउडर Cu लिया गया है, प्लस इसको हीट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बन रहा है, CuO कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, ये कॉपर ऑक्साइड बन गया, यानी इसने रिएक्शन कर ली है ना। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है ना, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, रिएक्शन बैलेंस कर देते हैं। नहीं आप कहोगे सर बैलेंस ही नहीं करते हो, लिखते नहीं हो। पीछे वाली रिएक्शन जितनी भी आप रिएक्शन एग्जाम में लिखोगे सबको बैलेंस करके लिखना है। ठीक है, याद रखना ये बात। ठीक है, तो अब हम बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोले भाई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। या फिर अगर हम बात करें हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के लॉस में हम लोग देखते हैं H2S गैस जो होती है ना, यहाँ पे अगर हम इसको क्या करें, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दें है ना, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना देगा, सल्फर बना देगा है ना। सल्फर रिलीज हो जाएगा और साथ में H2O निकलेगा। ठीक है बेटा, तो बैलेंस कर हम लोग कर दें तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे है ना 2 हो गया और ये 2 हो गया। अब हमारी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गई। ठीक है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें करना पड़ा। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि सल्फर, अब देखो सल्फर जो H2S से है ना, हम बोलेंगे H2S इज ऑक्सीडाइज इनटू इसमें S में, सल्फर में है ना। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया। ऊपर वाली रिएक्शन में आपने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा था, ऑक्सीजन ऐड हो रहा था। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में काम में आने वाली है। रिडक्शन की बात करते हैं, रिडक्शन क्या होता है इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो रिडक्शन में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। किसका लॉस हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है और हाइड्रोजन का गेन हो रहा है। किसका गेन हो रहा है, हाइड्रोजन का गेन हो रहा है। ठीक है, उसका उल्टा ही हो रहा है। कहाँ पे, जो हमने इससे पहले पढ़ा उसका उल्टा हो रहा है। और वहां पे हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज होते हैं तो ऑक्सीडेशन है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर गेन होते हैं तो रिडक्शन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट आप याद करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा आपके लिए लिख दिया था। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जैसे H2 है, इसको हम सल्फर से रिएक्ट करा दें, अभी वही वाला एग्जाम्पल, तो यहाँ पे बनाएगा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड बना है यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास Cl2 है और इसको हम H2S से वापस से रिएक्ट कराते हैं तो हमें देखने को मिलेगा HCl निकलेगी और साथ में सल्फर रिलीज हो जाएगी है ना। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सल्फर तो ऑक्सीडाइज हुई है, इसकी बात अभी हम कर नहीं रहे क्योंकि हमें सिर्फ एक ही बात करनी है, अब इसको हम अगले वाली रिएक्शन में बात करेंगे। सल्फर की बात नहीं करें, हम बात करें हाइड्रोजन जो यहाँ से निकला है और क्लोरीन में जाके जुड़ गया है, तो क्लोरीन का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्लोरीन का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो क्लोरीन के लिए हम बोलेंगे कि ये रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे जो सल्फर है वो भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है ना, याद रखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, ये तो पहला टाइप का एग्जाम्पल है जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल जिसमें हम ऑक्सीजन को रिमूव करने की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा ZNO है, प्लस अगर हम इसको हम कार्बन के साथ हीट करते हैं तो हमें मिलता है Zn प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको याद होगा है ना, ये एक तरह का जो हम लोग मेटल्स में पढ़ेंगे मेटलर्जी में, तो वहां पे काम में आएगा कि ओर्स को जब हम लोग ओर्स से हम लोग मेटल्स प्यूरिफाई करते हैं तो वो वाली रिएक्शन वहां पे आ जाएगी। कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ये सब पढ़िए ना आपने, तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो कि यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ZNO जिंक ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीड रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है बेटा, याद रखेंगे। ठीक है, चौथा एक और थोड़ा सा देख लेते हैं जिसमें CuO है, जो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो ये वाला CuO है, ये जो हमने बनाया है यहाँ पे है ना,
इसको वापस से अगर हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं उसके ऊपर तो वापस से ब्राउन कलर का कॉपर बना लेता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे रिएक्शन है कि H2 गैस अगर इस पे हम पास करते हैं, H2 पास करते हैं तो वापस से क्या बना लेगा, Cu बन जाएगा और प्लस H2O बनेगा, ठीक है। तो वापस से हमें कॉपर मिल गया। यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है ना, तो ये भी क्या है, रिडक्शन है या रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट देखते हैं, काफी टाइम हो गया, मैंने 1 घंटे की बात करी थी, मुझे लगता है 1 घंटे 20 मिनट हो गए, यानी 1.5 घंटे हो गए लगभग हमें, है ना, इसको करते हुए। फिर भी मैं कोशिश करूंगा इसको और कम टाइम में कर दूं, है ना, मिनिमाइज करके, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है। चलिए रिडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं अगर हम लोग, तो रिडॉक्स रिएक्शन में हम देखेंगे कि रिडॉक्स का मतलब ही क्या है यहाँ पे, है ना, जो यहाँ पे रेडॉक्स लिखा हुआ है ना, यहाँ पे RED, रेड का मतलब एक तरह से आप समझो कि ये रिडक्शन रिएक्शन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, रिडक्शन की बात कर रहा है, ठीक है ना। और ऑक्स का मतलब यहाँ पे आप समझो कि ये ऑक्सीडेशन की बात करने वाला है, यानी ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो दोनों तरह की रिएक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाली है, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें दोनों चीजें ऑब्जर्व हो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही मैंने मेंशन किया है यहाँ पे कि अगर हम बात करें जहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा हो, एक साथ हो रहा हो ना, उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं बेटा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें भाई यहाँ पे, इसकी बात अभी हम थोड़ी देर में करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं। पहले रिडॉक्स रिएक्शन की कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे रिडॉक्स रिएक्शन में हमने कहा कि दोनों चीजें होने वाली है ना, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास पहला एग्जांपल है, यहाँ पे देखेंगे तो H2S जो अभी हम लोगों ने देखा था ना, अगर इसमें हम Cl2 से रिएक्ट कराते हैं इसको, तो क्या हमें मिलता है, 2HCl मिल जाता है, प्लस जो हमें है वो आपका सल्फर हमें सेपरेट हुआ मिल जाता है ना। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान देते हैं तो ध्यान हमें देना है कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों चीजें ऑब्जर्व करनी है। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे है ना, तो हाइड्रोजन निकल रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द H2S, यानी H2S रिड्यूस हो रहा है इनटू सल्फर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है ना, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन हो गया। सिमिलरली अगर हम देखेंगे तो क्लोरीन जो है, यहाँ पे क्लोरीन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। और पता है हमें कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो होता है हमारा, उसे हम कहते हैं रिडक्शन, ठीक है। तो हमें रिडक्शन भी देखने को मिला इसी रिएक्शन में, और इसी रिएक्शन में हमें ऑक्सीडेशन भी देखने को मिल गया। जो पिछली रिएक्शन थी वही वाली हम लोगों ने करी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया आपका रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल, ठीक है। एक और छोटा सा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अभी हमने एक रिएक्शन देखी थी जिसमें हम बात कर रहे थे, जो कॉपर ऑक्साइड है, इसमें अगर हम H2 गैस प्रोवाइड कराते हैं इसको, है ना, कॉपर ऑक्साइड है और इसको हम H2 गैस प्रोवाइड अगर कराते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि वापस से H2O बन जाता है और जो कॉपर है वो सेपरेट हो जाता है, निकल जाता है ना, ऐसे हम लोगों ने देखा था अभी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सिमिलरली जैसे हमने पहले देखा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है ना, वो कॉपर में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, आप देखोगे, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है ना। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिडक्शन है। अभी मैं यहां से हट जाऊंगा तो आप देख लीजिएगा आसानी से, है ना। तो ये क्या हो रहा है, देखो आप, तो रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, है ना। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, जो हाइड्रोजन है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन का इटसेल्फ क्या हो रहा है, एक तरह से अपने आप में हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों ही प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती हैं, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, दोज रिएक्शन आर कंसीडर्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। नाउ कमिंग टू द पॉइंट दैट व्हाट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। एजेंट यहाँ पे नाम आ रहा है ना, एजेंट का मतलब क्या होता है, जैसे जनरली अगर आपको कहीं ट्रैवल करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रैवलिंग एजेंट, है ना, या ट्रैवलिंग एजेंसी से कांटेक्ट करते हैं, या फिर ट्रैवलिंग एजेंट से कांटेक्ट करते हैं कि भाई हमें यहाँ की फ्लाइट चाहिए, यहाँ की टिकट चाहिए, है ना, ऐसे ऐसे करके। यानी जो एजेंट है वो एक मीडियम हो गया जिसकी हेल्प से हम ट्रेवल करेंगे, है ना, जिसकी हमें हेल्प से हमें टिकट मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पे अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसकी हेल्प से हम रिड्यूस होंगे, मतलब जो हमारा कंपाउंड है वो रिड्यूस होगा, है ना, जो चीजें हैं वो क्या होंगी, रिड्यूस होंगी। या फिर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसकी हेल्प से हमारा जो कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज होगा। फॉर एग्जाम्पल नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पे इसी वाली रिएक्शन में देखोगे आप, तो देखो क्लोरीन, अभी नॉर्मली क्लोरीन था, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि क्लोरीन रिड्यूस हो गया है ना, ठीक है। अब रिड्यूस होने के लिए इसने हाइड्रोजन ऐड किया है अपने आप में। हाइड्रोजन आया कहां से, क्योंकि हाइड्रोजन जहां से आएगा, जो हाइड्रोजन दे रहा होगा वही तो उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा उसके लिए, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा वहां पे। देखिए
वही है यहाँ पे कि H2S जो है यहाँ पे आप देखोगे तो प्रोवाइड करा रहा है हाइड्रोजन, तो H2S इज काइंड ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ये क्या है RA ऐसे लिख देते हैं ना, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो अगर हम ऐसे देखें दूसरे पर्सपेक्टिव से कि क्लोरीन हाइड्रोजन को खींच ले रहा है अपने पास एक तरह से और उससे रिएक्ट कर जा रहा है, ठीक है, और इसकी वजह से सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्लोरीन की वजह से एक तरह से कह सकते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, क्योंकि क्लोरीन निकाल ले रहा है उसको, हाइड्रोजन को उसके पास से, है ना, हटा दे रहा है। तो यहाँ पे क्लोरीन इज काइंड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, RaNOA, ठीक है, जिसकी वजह से हो रहा है वही एजेंट बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे तो CuO आपका है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसका रिडक्शन हो रहा है। अब हम कहेंगे रिडक्शन किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन निकल रहा है, ये तो हमें देखा, लेकिन किसकी वजह से निकला, जब हाइड्रोजन उसके कांटेक्ट में आए तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन खींच लिए अपने पास। तो जब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन खींचे यानी हाइड्रोजन की वजह से निकले ना, एजेंट कौन हुआ, रीजन कौन हुआ इसका, तो हाइड्रोजन हुआ ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ऑक्सीडाइजिंग नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट RA हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखेंगे दूसरे पर्सपेक्टिव से इसको कि हाइड्रोजन अपने आप में क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अभी हमने देखा ना कि हाइड्रोजन आप देखोगे तो पीछे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, हम लोगों ने लिखा है ना। तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि किसकी वजह से हुआ, किसी ने ऑक्सीजन दिए होंगे उसको, क्योंकि ऑक्सीजन ही तो ऐड हो रहा है। तो ऑक्सीजन आए कहां से, तो CuO से ऑक्सीजन आए, कहां से आए, Cu यानी कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन आए, यानी कॉपर ऑक्साइड इज काइंड ऑफ आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या हो जाएगा OA, ठीक है बेटा। दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। अब देखो छोटी सी एक ट्रिक क्या है, आप मतलब बेसिकली आप जानते होंगे इसको, है ना कि जो भी आपके रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, मतलब जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस हो रहे हैं वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे क्लोरीन यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है क्लोरीन का, तो ये अपने आप में क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। और H2S का हो रहा है ऑक्सीडेशन इन S में, है ना, तो इसीलिए हम इसे रिड्यूसिंग एजेंट कह रहे हैं, ठीक है, ये उल्टा हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे CuO है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, ऐसे याद कर लोगे आप। और H2 जो H2 है वो उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, अपोजिट हो जाता है दोनों चीजें, क्लियर है। तो सारी चीजें क्लियर हो गई ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट एंड रेड ऑक्सीडेशन क्या होती है, ये सारी चीजें क्लियर है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे एक ट्रिक मैंने लिखी थी, ऑयल रिग। ऑयल रिग का मतलब यहाँ पे ये है, जब ऑक्सीडेशन होगा तो वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जब ऑयल रिग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑयल, और दूसरा है RIG रिग, है ना। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर यहाँ पे रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, RIG, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑयल रिग का मतलब हो गया यहाँ पे ऑयल का, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मैंने आपको इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में पहले भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताया थोड़ा थोड़ा, है ना, वहां पे पॉइंट लिखा था। चलो फिर आते हैं सम अदर रिएक्शंस की, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट बात है जिसमें हम बात करेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन सबसे पहली टाइप ऑफ रिएक्शन हम लोग देखेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा क्या होगी इसको आप समझ सकते हो, एक्सो का मतलब एग्जिट करना ना, रिमूव करना, निकलना, तो वही वहां पे हम समझेंगे द रिएक्शन इन विच देयर इज अ रिलीज ऑफ हीट, है ना, या फिर किसी तरह की एनर्जी जब यहां से निकलेगी तो उसे हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग समझते हैं, जैसे हमारे पास है क्विक लाइम CaO, ये एग्जांपल पहले भी आ चुका है इसलिए इसको दे रहे हैं ना, ताकि आप याद कर लो। और यहाँ पे हमें देखेंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो जनरेट होती है। तो हीट को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में ही प्लस के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे। सिमिलरली दूसरी रिएक्शन हमारे पास है, एक और रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें मिलेगा कि जैसे कोई चीज हम जलाते हैं, बर्न करते हैं ना, जैसे मीथेन हमने जला दी, C4 हमने जला दिया, है ना, इसको जलाया तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे, तो इनिशियली तो आप सोचो कि जला रहे हैं थोड़ी बहुत एनर्जी लगेगी, लेकिन जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होती है, मतलब बर्न होने पे, है ना। तो जब ये बर्न होगा तो CO2 बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा, एंड आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी हीट जो है वो रिलीज होगी,
और यही हीट है आपकी, एक तरह से बनाती है इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अब ये हो गई आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे, देयर इज अ, कह सकते हो यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, है ना, किसी तरह से एनर्जी या हीट का यूटिलाइजेशन हो रहा हो तो उसे हम एंडोथर्मिक, इंडो का मतलब इनसाइड, यूज हो रहा है, अंदर जा रहा है, उसकी रिएक्शन में अंदर हो रही है यूज, है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है, जैसे हम अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दे रहे हैं, यानी टेम्परेचर दे रहे हैं, डेल्टा बना रहे हैं ना, जिसकी वजह से वो डिकम्पोज हो रहा है CaO प्लस CO2 में, ठीक है। तो ये भी एक तरह का, क्योंकि हम हीट प्रोवाइड करा रहे हैं ना उसको, उससे हीट निकल नहीं रही है, तो एंडोथर्मिक है, ठीक है। दूसरी रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहीं पे लिख देते हैं। दूसरी रिएक्शन हो जाएगी हमारी, जैसे फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, जैसे हमारे पास है N2 प्लस O2, तो ये हमारा है बन जाएगा 2NO, ठीक है, और गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हीट दी जा रही है तो हम डेल्टा का साइन लगा देंगे, ठीक है। या फिर आप रिएक्टेंट के साथ प्लस का साइन लिख सकते हो ना, रिएक्टेंट के साथ मतलब यहाँ पे प्लस लगा के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी हो जाती है कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शन, और कुछ ऊपर हो गई हमारी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा बच्चे, ठीक है। चले आगे बढ़े, बहुत मजेदार आ रहा है ना, चलो देखते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये पहले भी आ चुका, मैंने कहा था एक स्लाइड इसके लिए मैंने अलग से दी है ताकि आप अलग से याद कर पाओ कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। तो जहां पे भी हम देखेंगे कि सॉलिड, है ना, इनसॉल्युबल कोई भी सब्सटेंस बनेगा रिएक्शन में, तो वैसी रिएक्शन हो जाएंगी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच में जब रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट बन रहा है और NaCl निकल जा रहा है, ठीक है। तो ये जो बेरियम सल्फेट है इसके सामने हमने S लिखा है ना, तो ये बेरियम सल्फेट हो गया है। फिर पोटेशियम आयोडाइड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड है, और हमारे पास लेड नाइट्रेट है। फिर यहाँ पे हमने बात करी थी, ये वाली रिएक्शन भी पहले आ चुकी है ना, ये सारी रिएक्शन पहले आ चुकी है, बस अलग से आपको एक बार विजुअलाइज करा रहे हैं कि PbI2 बन रहा है, लेड आयोडाइड बन रहा है, तो ये भी क्या है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है ना। कैसा बनेगा, येलो PPT बनती है, PPT, ठीक है। फिर अच्छा इसकी कैसे बनती है, अगर हम लोगों ने देखा था तो व्हाइट कलर का बनता था, ठीक है। यहाँ पे AgNO3 है और NaCl है, और यहाँ पे AgCl बन रहा है, AgCl फिर से वापस से क्या होता है, ये व्हाइटिश होता है और ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है। तो ये तीन रिएक्शन आप इनमें से एक जरूर याद रखिएगा, अगर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आती है आपके एग्जाम में तो जरूर लिखिएगा फटाफट, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट, हम लोग चलते हैं, अब आते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन पे। हम लोग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन देखने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन का इफेक्ट क्या है, हम अपने डेली लाइफ में कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहला इफेक्ट हम देखते हैं कोरोजन के फॉर्म में। कोरोजन क्या होता है इसकी बात करते हैं। कोरोजन जैसे कोई भी मेटल होती है ना, मेटल के सरफेस होती है, तो जब भी वो मॉइस्चर, इसके दुश्मन कौन हो गए, मॉइस्चर, है ना, यानी अगर हम बात करें मॉइस्चर हो गया, और क्या सकते हो आप, ऑक्सीजन O2, है ना, वाटर एंड O2, ठीक है। अगर हम इसको वाटर लिख दें तो और अच्छा रहेगा, है ना, आप थोड़ा सा समझ पाओ। वाटर मतलब जब भी ये कोई भी मेटल जो है वाटर के कांटेक्ट में जनरली आती है, जो हाईली रिएक्टिव होती है या फिर मॉडरेटली रिएक्टिव होती है वाटर से, ये तो इन दोनों से क्या होती है, रिएक्ट कर जाती हैं, और रिएक्ट करने से वजह से वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बन जाते हैं और मेटल की सरफेस खराब हो जाती है, उसे हम कहते हैं कोरोजन। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रेजुअल डिटोरिएशन ऑफ द मेटल्स, है ना, मेटल की सरफेस में, जिसकी वजह से क्या, किससे रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर ली, मॉइस्चर से रिएक्ट कर लिया, ठीक है, एसिड से रिएक्ट कर लिया, या अदर कोई केमिकल है उससे रिएक्ट करके। ज्यादातर आप देखोगे तो आपके एग्जाम्पल मिलेगा वाटर एंड ऑक्सीजन वाला, है ना। तो उससे जब आप रिएक्ट करेंगी आपकी कोई भी मेटल की सरफेस, तो क्या होगा, वो डिटोरिएट हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, है ना, डिकम्पोज हो जाएंगे उसकी मेटल ठीक सरफेस। देखिए जैसे यहाँ पे आपको पैन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये रहा आपका पैन, है ना, ये है आपका, देखोगे तो आपको कॉपर की बॉल जो आपको मिल रही है ना, यहाँ पे सिल्वर की कुछ ज्वेलरीज हैं जो यहाँ पे आप देखोगे, तो ये सब कोरोजन के ही एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप क्या है, आयरन है, आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और ह्यूमिडिटी के साथ, मतलब मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर रहा है, और फेरस हाइड्रोक्साइड बना रहा है। एक्चुअली में आपकी बुक में लिखा होगा, है ना, कि ये कुछ इस तरह से प्रोडक्ट है ना, Fe3O4 डॉट NH2O, है ना। NH2O का मतलब भी यही है, आप इसको भी याद कर सकते हो और इसको भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। Fe3O4 भी याद कर सकते हो, ये भी आप लिखे होगे तो गलत नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। कॉपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉपर जो है वो ग्रीनिश हो जाता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉपर ग्रीन ग्रीन का हल्का हल्का आपको दिखाई दे रहा है, तो ग्रीनिश हो जाता है। कैसे होता है कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनाता है। जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, वाटर से रिएक्ट करके बना लेती है कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट बनता है, तो इसके अलग अलग शाइनिंग सरफेसेस आ जाते हैं, ब्लैक एंड शाइनी सरफेसेस आ जाते हैं। यहाँ पे बात करेंगे टार्निशिंग ऑफ द सिल्वर, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर में हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि H2S से, यानी सल्फाइड के कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा है और Ag2S बना रहा है ना, सिल्वर सल्फाइड बना रहा है। आप देखोगे तो ये ब्लैकिश ब्लैकिश है, जैसे मम्मी लोग घरों में नहीं ज्वेलरीज पहनती हैं, अगर चांदी वांदी की कोई पहनता है तो देखो बहुत थोड़े थोड़े समय बाद ये ब्लैक सा हो जाता है, काला सा हो जाता है,
तो उसे फिर हमें सुनार के यहाँ ले जाना पड़ता है साफ करवाने। तो वो कालापन क्या होता है, एक्चुअल में Ag2S होता है जो रिएक्ट कर जाता है, मतलब इन्वायरमेंट में जो भी सल्फर की गैसेस हैं, जैसे कि यहाँ पे H2S है, वो रिएक्ट कर लेती है और फिर Ag2S बन जाता है, फिर ब्लैक के साथ जाता है सिचुएशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन, ये हो गया हमारा ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, और ये हो गया टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। तो 3 तरह के एग्जाम्पल आप याद रखोगे कोरोजन के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने पहले से पढ़ा है, वैसे भी ये रिवीजन सीरीज है। हम बात करते हैं इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, है ना। तो पहले रीजन तो हमने समझा कि कॉज क्या है, जिसकी वजह से हमने देखा कि वाटर है, मॉइस्चर है, प्रेजेंस ऑफ एसिड सॉल्ट है, टेम्परेचर, इसकी वजह से रीजन है। कैसे बचा सकते हैं, बचाने का हमें तरीका पता होना चाहिए, है ना। जैसे कि हमारे पास पेंटिंग है, किसी चीज को हम सरफेस को पेंट कर देते हैं घरों में ना, हम लोग टेबल चेयर जो भी मेटल की होती है वो सब हम क्या करते हैं, पेंट करके रखते हैं, ताकि खिड़कियां वगैरह आप देखो पेंट करके रखते हैं ताकि उसमें रस्टिंग ना हो। तो कोटिंग कर सकते हैं हम ना, पेंट कर सकते हैं, जिससे हमारे जो सरफेस है वो मेटल, एयर और मॉइस्चर से डायरेक्ट कांटेक्ट में ना रहे। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहेगा तो क्या होगा कि वो खराब भी नहीं होने वाला है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब यह है कि एक मेटल सरफेस पे दूसरी मेटल की हम कोटिंग कर दें। जैसे आयरन की सरफेस पे अगर आयरन का कोई इंपॉर्टेंट मटेरियल है आपके पास, है ना, कोई इक्विपमेंट है, तो उस पर हम क्या करें, जिंक की कोटिंग करवा दें, तो क्या होगा, रस्ट प्रिवेंट हो जाएगी ना, क्योंकि आयरन डायरेक्टली मतलब उससे कांटेक्ट में नहीं रहेगा वाटर के। और ऐसी मेटल को हम करवाते हैं जो लीस्ट रिएक्टिव है या फिर ना के बराबर रिएक्टिव है, जिनको हम सरफेस पे लगवाएंगे। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन। वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी है, सिमिलर मेथड है यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना, कि हम यहाँ पे नॉन रिएक्टिव मेटल्स को उसके ऊपर चढ़वा देते हैं कोटिंग के फॉर्म में। ठीक है, जो नॉन रिएक्टिव होता है एक तरह से। फिर एलॉइंग का मतलब वही है कि हम ऐसे एलॉय का यूज करते हैं, जैसे हम स्टील वगैरह यूज करते हैं ना, स्टील का एक तरह का एलॉय है, तो उसमें हम जब यूज करेंगे तो हमें उसमें रस्टिंग की प्रोसेस हमें देखने को नहीं मिलेगी और हमारा मेटल जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है, आयरन जो हमारा वो प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है, तो हम लोग इसको जल्दी देख लेते हैं और हमारा समाप्त कर देते हैं सब कुछ, है ना। तो फिर लास्ट पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि रेंसिडिटी में क्या होता है, देख रहे हैं रेंसिडिटी में क्या होता है कि अगर हमारा फूड कभी भी क्या होता है, ऑयल कंटेनिंग फूड, फैट कंटेनिंग फूड अगर हम टिफिन में भूल जाते हैं, स्कूल से आए और टिफिन में रख दिया ऐसे ही भूल गए, तो अगले दिन क्या होता है, बहुत अजीब सी स्मेल आ जाती है, अनप्लीजेंट स्मेल आ जाती है ना। तो वैसे ही यहाँ पे देखने को मिलता है हमें कि जो अनप्लीजेंट टेस्ट एंड स्मेल हो जाता है हमारे फूड को रखे हुए, है ना, जब हम रख देते हैं ड्यू टू माइक्रोबियल एक्शंस, तो उसकी वजह से या फिर ऑक्सीडेशन की वजह से, तो वहां पे फिर हमें कहते हैं कि वो रेंसिड हो गया, फूड कैसा हो गया, रेंसिड हो गया है। वही यहाँ पे लिखा है रेंसिडिटी स्पॉइलेज ऑफ फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट ड्यू टू द ऑक्सीडेशन व्हिच रिजल्ट इन द अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे स्मेल वगैरह बहुत खराब हो जाती है, टेस्ट आपको बिल्कुल खाने लायक नहीं रह जाता है ना, और हमें फेंकना ही पड़ता है। रीजन क्या है, कॉजेज क्या है, तो 2 तरह के कॉज हो सकते हैं यहाँ पे। पहला जो कॉज है वो ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी है। ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी का मतलब आप समझ रहे होगा कि ऑक्सीडेशन हो जाए ना, मतलब जो अनसैचुरेटेड फैट वगैरह है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें और अलग अलग तरह की डिफरेंट टाइप की बहुत अजीब अजीब सी स्मेल्स क्रिएट हो जाएगी और आपके कंपाउंड डिफरेंट टाइप के क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है ना। दूसरा कॉज क्या है कि जैसे आप फोटो में देख सकते हो, माइक्रोब्स की वजह से अगर यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी, यानी माइक्रोब जो है वो एंजाइम वगैरह सिक्रीट करते हैं, जैसे फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये एंजाइम सिक्रीट करेंगे और उन एंजाइम की वजह से आप देखोगे तो क्या होगा, हमारा फूड खराब हो जाएगा। तो 2 तरह के हमारे पास रेंसिडिटी के फिनोमेना आ गए, एक ऑक्सीडेटिव आ गया, एक हाइड्रोलिटिक आ गया। ठीक है ना। तो रेंसिडिटी क्या होता है, सिंपली हमारा जो फूड खराब हो जाता है उसकी वजह से। ठीक है ना। तो ये हमारा पॉइंट था रेंसिडिटी वाला। बहुत ज्यादा हम लोगों ने इसमें टाइम नहीं दिया है क्योंकि इतना ज्यादा बहुत टिपिकल टॉपिक है भी नहीं, आप समझ सकते हो ना, आपने पढ़ा होगा कई बार। ठीक है, कंडीशंस की बात करते हैं कि क्या कंडीशन है, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं ना। कंडीशन क्या है कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऑयल या लाइट या मॉइस्चर या हीट में रखेंगे तो ये खराब हो सकते हैं। ठीक है ना, जैसे बहुत सारी दवाइयों में देखा होगा आपने, लिखा होता है अवे फ्रॉम द सनलाइट, है ना, सनलाइट में डायरेक्ट ना रखें क्योंकि वहां पे कुछ केमिकल रिएक्शन हो सकती है, ऑक्सीडेशन हो सकता है। ठीक है, इस वजह से। वैसे ही तो अलग अलग खाने के पैकेट में भी आपने देखा होगा इसको कूल स्टोर रखना है, मतलब कूल जगह पे, ठंडी जगह पे स्टोर करके रखना है। आपने बिस्किट वगैरह कोई भी ऐसे खाने के आइटम्स पे देखा होगा पैकेज वाले पे। ठीक है, तो ये हो गए रीजन। अब बात करते हैं प्रिवेंशन, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या प्रिवेंशन के मेथड है। तो प्रिवेंशन के मेथड में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि हमारा जो कंटेनर है वो एयर टाइट होना चाहिए, मतलब जो हम टिफिन बॉक्स ले जा रहे हैं या कुछ भी ले जा रहे हैं वो बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए, जिसकी वजह से किसी भी बाहर के एनवायरमेंट से कांटेक्ट में ना रहे हमारा खाना, और जब नहीं रहेगा तो ऑक्सीडेशन उतनी तेजी से नहीं होगा। ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की वजह से एक तरह से, फिर इसमें अगर हमारे पास कोई पैकेट फूड है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एंटीऑक्सीडेंट, एंटी का मतलब भी समझ में आ रहा होगा, एंटी का मतलब कि अपोजिट है ना, ऑक्सीडेशन को रोकने वाला, तो एंटीऑक्सीडेंट हम यूज कर देते हैं, जैसे कि विटामिन ई वगैरह ऐड कर दिया, BHA ऐड कर दिया, जो स्लो धीरे कर देता है प्रोसेस के ऑक्सीडेशन को। ठीक है, रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या है कि हम ठंडी जगह पे रेफ्रिजरेटर वगैरह में अपने फूड को स्टोर करते हैं, जो 2-2 3-3 4-4 दिन चल जाता है ना। ऐसे पैकेट फूड जो आते हैं हम लोग क्या करते हैं, एक बार में ले आए और फिर वो 1 हफ्ते चल रहा है किसी चीज का। ठीक है, तो वो क्या है, रेफ्रिजरेशन हो गया। ठीक है, इनर्ट गैसेस का जो है, अगर आप देखोगे तो जो पैकेट फूड आते हैं उसमें हम लोग गैसेस, आपने देखो नाइट्रोजन फ्लस किया जाता है उसके, फ्लस का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन फिल की जाती है उसके अंदर, है ना, जो गैस भरी होती है, फूला हुआ चिप्स का पैकेट आपने देखा होगा ना, 2 चिप्स के पैकेट में इतना बड़ा फूला हुआ डब्बा रहता है उसका, है ना, पैकेट रहता है,
तो वो क्या होती है, एक्चुअल में नाइट्रोजन गैस होती है, जिससे वो बचाता है कि मतलब ऑक्सीडेशन उसका ना हो, ठीक है। तो भाई यहाँ पे ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन को फिल किया जाता है इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। डार्क स्टोरेज में है वही अभी मैंने बताया कि लाइट अगर होती है तो डिग्रेडेशन, क्योंकि लाइट भी एक तरह की एनर्जी का फॉर्म है, तो डिग्रेडेशन बढ़ जाता है, तेजी से हो जाता है ऑक्सीडेशन। एंड अगर हम लाइट के मतलब प्रेजेंस में रखेंगे तो खराब होगा, तो इससे हम बचा के रखते हैं ना, अवॉइड लाइट के प्रेजेंस में रखना, ठीक है। और अगर आप डार्क में रखोगे तो स्लो हो जाएगा उसका ऑक्सीडेशन, क्लियर है। तो ये कुछ मेथड है जिसकी वजह से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया है ना। और हम लोग लास्ट स्लाइड पे आ चुके हैं। हम लोगों ने काफी कुछ सारी चीजें डिस्कस की हैं। अगर कुछ भी रह गया है, मुझे मेरे साथ तो कुछ भी नहीं रह गया, मैंने कुछ बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा ही बताई हैं, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।